सुबह की पहली गलती अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होगी और सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? पहली गलती से भी एक पहली गलती होती है, हम देर से उठते हैं और उसके बाद भगदड़ शुरू कर देते हैं। कोई 2 गलती या 3 गलती जो सबके किचन में हर रोज हो रही है। ये सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है हार्ट के लिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने सेंधा नमक के खिलाफ अभियान शुरू कर रखा है। उसमें साइंटिफिक रीज़न है, किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं, पर आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा पॉपुलर हो नहीं, रहा है। सुनिए मैं एग्जांपल दे के कह रहा हूँ। इस तरह का जो रिदम है वो कार्डियक ईसीजी में अगर दिखे तो वो खतरनाक है। तो जो यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अगर हम व्यायाम करते हैं, पैदल चलते हैं, जीना चढ़ते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो चांसेस हार्ट में ब्लड कम जाने के और बढ़ जाते हैं। वो कौन कौन से रोग हैं जो लाइफस्टाइल बदल के या डाइट बदल के मैं रिवर्स कर सकती हूँ? आपके सवाल में आपका जवाब है, हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। अब तो हम कहने लगे हम रिवर्स कर सकते हैं। पहले हमें पढ़ाया जाता था कोलेस्ट्रॉल एक बार जमा हो गया दिल की रग में, वो रिवर्स नहीं होता। हाँ। वी कैन रिड्यूस द प्लेक। एज के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करें कि ये जो थकान है ये उम्र के चलते है या मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ी बहुत डॉक्टर लोगों की आमदनी करा देनी चाहिए, एक आधी ईसीजी करवा लेना चाहिए 25 के बाद। कौन कौन से टेस्ट करवाएं सर, मुझे बताएं। देखिए, टेस्ट में सबसे पहला तो टेस्ट ये है कि आप जो खाना रात के 2 बजे तुम्हारा बच्चा खा रहा है वो दिन में 10 बजे बना था या पिछले दिन बना था? क्या उस पे ISI की मोहर है? क्या FSSAI का सर्टिफिकेट है? जो थाली हम भूल चुके हैं वो थाली कैसी होनी चाहिए? अब मैं कहता हूँ आप खाना खाइए, रोटी कम खाइए, थोड़ा सा कम खाना खाइए, उसके बाद आप 2 काला जाम खा लीजिए। मैं काला जाम के खिलाफ नहीं हूँ यहाँ भी। फिर कब समझ आया कि नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ है? डॉक्टरी करने के बाद? बहुत देर बाद। और एक परिवार में कैंसर होने का मतलब होता है पूरा परिवार पूरी तरह तबाह हो जाना। क्या कैंसर का भी रिवर्सल होता है? मोटा होना भी अच्छा है अगर एक्टिव हो। अच्छा, सुमो पहलवान नहीं होते क्या? ज्यादा पानी पीने से नुकसान भी होता है क्या? पानी का तो रहीम जी का भी दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। भैया पानी कौन सा पी रहे हैं हम, किस पानी की बात कर रहे हैं? RO कंपनी वाले मुझे मरवा देंगे। क्या हमारे किचन का कोई बर्तन भी ऐसा है जो हमारी सेहत खराब कर रहा है? नॉन स्टिक तो वो तो टेफलॉन है, वो तो उसका भी बाप है माइक्रोप्लास्टिक का। जहर जाना शुरू हो गया। हेलो एवरीवन, आपने कुर्सी की पेठी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आप बीमार हो या आप बीमार ना हो, आज का पॉडकास्ट आपके बहुत काम का रहने वाला है। दिन के 24 घंटे में जो भी गड़बड़ी आप करते हैं, चाहे वो खाने पीने से जुड़ी हुई है, आपकी आदतों से जुड़ी हुई है या आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, उन सारी गड़बड़ियों को ठीक करने का आज का पॉडकास्ट है। ये काम बहुत बड़ा था मैं कह सकती हूं, इसीलिए जो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं वो भी बड़े हैं। हमारे 3 राष्ट्रपतियों के डॉक्टर रह चुके और पद्मश्री से सम्मानित। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि वन ऑफ द बेस्ट नोन कार्डियोलॉजिस्ट इन कंट्री आज मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर M वली की। सर को मैं बोर्डिंग पास दूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूं कि हमारा पॉडकास्ट जरा भी आपको काम का लगता है तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। लेकिन हमारा हौसला इससे बहुत बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। मेरा पहला माइलस्टोन जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर का है, बिल्कुल उसके नजदीक पे पहुंच चुकी हूं और इसीलिए आपकी मदद की मुझे जरूरत है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमने नोटिस किया है ज्यादातर लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ, देती हूँ मैं बोर्डिंग पास आज के मेरे मेहमान डॉक्टर M वली को। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पूरे दावे के साथ मैं ये बात कह सकती हूं कि 24 घंटे जो दिन के आपको मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आप जरूर करते हैं। हो सकता है आपकी मॉर्निंग रूटीन गड़बड़ हो सकता है इवनिंग रूटीन आपकी गड़बड़ हो सकता है आपकी जो खाने की थाली है उसमें कुछ गड़बड़ हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हम में से हर भारतीय कभी ना कभी दिन में जरूर कर रहा है। अब वो जो आदत आपकी बिगड़ी हुई है वो सही कैसे हो, आज का पॉडकास्ट आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा।
ये जिम्मेदारी क्योंकि बहुत बड़ी है मुझे लगता है, इसीलिए जो मेहमान मेरे साथ आज पॉडकास्ट में है वो बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं ये कह सकती हूँ। और उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालनी नहीं है, पूरा उसके ऊपर आपको विचार करना है और फॉलो करना है उन बातों को। डॉक्टर जो मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं, मैं आपको बताऊं, वो हमारे 3 पूर्व राष्ट्रपतियों के डॉक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने अतुलनीय काम में कहूंगी किया है, उसके चलते उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं डॉक्टर एम वली। बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। तो सुबह से लेकर रात तक के 24 घंटे की बात मैं आज आपसे करने जा रही हूँ। और अगर एकदम सुबह जब आँख खुलती है उसके बाद से मैं शुरू करूँ तो ज़्यादातर लोग या तो सुबह उठ के चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं। कुछ जागरूक लोग लेमन टी, ग्रीन टी, ज़ीरा पानी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, नींबू पानी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो सुबह की पहली गलती अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होगी और सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? सुबह की पहली गलती से भी एक पहली गलती होती है, हम देर से उठते हैं। हाँ। हम उस सुबह का स्वर्णिम पल निकाल देते हैं जिसको सुबह कहते हैं। तो देर से उठना और उसके बाद भगदड़ शुरू कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। तो आपने जो बात की, मैं इसको लोगों को कहता हूँ कि भैया अब दिनचर्या नहीं है हमारे नौजवानों की, अब रात्रिचर्या हो गई है। तो हमारा सुबह ही देर से हो रही है, पहली प्रॉब्लम। फिर उसमें भागदौड़, जब हम देर से उठेंगे तो फिर या तो हमारी नींद नहीं पूरी हुई इसलिए हम देर से उठे हैं, या हम देर से सोएं इसलिए देर से उठे हैं, या हम आलसी हैं। तीनों बातें। अब आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया ये तो ठीक है ही, इनको हम मॉडरेशन के साथ सब चीज़ों को कर सकते हैं, अच्छी हैं। मॉर्निंग कॉफ़ी भी अच्छी है, मॉर्निंग नींबू पानी भी अच्छा है, और सब चीज़ मुंह को साफ़ करके करनी चाहिए। बासी मुंह मैं नहीं सब्सिडाइज करता हूँ कि आप, बहुत से लोग कहते हैं बासी मुंह पानी पीना है, ये सब बैक्टीरिया होते हैं मुंह में सबसे ज़्यादा। ओके। तो आप जो भी चीज़ लें मॉडरेशन के साथ, आप एक लस्सी का गिलास भी ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, गाँव में छाछ होती है, इतना अच्छा मॉर्निंग का ड्रिंक है। ताज़ी छाछ जो गाँव में दूध बिलोया जाता है सुबह सुबह, घर की गाय, घर की भैंस का, उससे छाछ निकलता है, वो ले सकते हैं। लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ये सब चीज़ें एंटासिड भी हैं। लेकिन सुबह उठना जल्दी है। सुबह के टाइम तो उठो, सुबह तो देखो, सूर्य नमस्कार तो करो। हाँ। सूरज की पहली किरण तो देखिए। जागो मोहन प्यारे वाली कविता इसीलिए दूसरे क्लास में पढ़ाई जाती थी। हाँ। कि सुबह को सवेरे उठना है। राइट। आपने छाछ का जिक्र किया। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली हम आज के टाइम में सुन रहे हैं वो ये है कि लोग वीगन बन रहे हैं। उनका ये कहना है मुझे लस्सी नहीं पीनी, मुझे छाछ नहीं पीना, मुझे घी नहीं खाना। मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझना चाहती हूँ वो ये कि एक नन्हे बालक को हमेशा से हमारे यहाँ गाय का दूध पिलाने की परंपरा रही है। अब ये क्या गाय का दूध सबको पीना चाहिए? क्या 5 साल के हों या 50 साल के हों, गाय का दूध सबके लिए है क्या? जवाब है, पक्का है। और ये जो नई चीज़ आपने नाम लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। ये एक फैंसी चीज़ है। तो कोई ऐसी व्यवहारिक चीज़ हो ना तो हम उसकी मास लेवल पे बात कर सकते हैं। सो एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक तरह का खाना प्रैक्टिस करने लगें और उसमें सब चीज़ छोड़ दें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने 1-2 जगह इस तरह का खाना खाया है। जब मैंने उसकी मेन्यू देखा, उसकी प्राइसिंग बहुत हाई थी, वेरी हाईली प्राइज्ड फूड, और उसमें सब्सटेंस तो था नहीं। देखिए, दूध भगवान के शिवलिंग पे भी चढ़ाया जाता है, दूध को खुदा का नूर भी कहते हैं, और गौ माता का दूध हो तो क्या कहने। दूध इज ए वेरी कंप्लीट फूड एक्सेप्ट आयरन। दूध में पूरा न्यूट्रिशन है। जैसे आपने कहा छोटे बच्चे को जिसको माँ का दूध नहीं मिलता वो मंदबुद्धि रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, दुबले पतले रह जाते हैं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो माँ के दूध के बाद जो सबसे अच्छा दूध है वो गाय का दूध है। राइट। और उसके बाद जो अच्छा दूध है, जो आपके पास बकरी हो, बकरी का दूध भी अच्छा माना जाता है, भैंस का दूध भी अच्छा माना जाता है। दूध तो देखिए दूध ही है ना।
तो आपने दूध की बात छेड़ी है तो मैं तो फिर वो दूसरी वाली चीज़ का नाम भी नहीं लिया मैंने, इसीलिए ये एक फैंसी कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर आपको दूध से एलर्जी है, दूध नहीं खाना है तो ठीक है, मत खाइए, बट ये कोई मेडिकली एक्सेप्टेबल वो नहीं है, या हार्ट डिजीज से बचने का वो नहीं है रास्ता। अच्छा। कि वेगन लोगों को हार्ट अटैक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हाँ। बॉडी में सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल, आप बाहर से ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल खाओ, लीवर बना देगा जितनी ज़रूरत है। ये मिस कॉन्सेप्ट है कि देसी घी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मेरी ये भी सासू माँ का एक्सरे हुआ 6 दिन पहले, बिस्तर से गिर गई थी। हाँ। उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत हैं, रिब्स। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा तुम्हारी मम्मी की हड्डियाँ बड़ी मजबूत है। कहती कभी इन्होंने देसी घी के अलावा कुछ खाया ही नहीं। ये व्यावहारिक बात बता रहा हूँ, घर की बात बता रहा हूँ, जो सच्ची बात है। क्या एज है उनकी? शी इज़ 90। शी फेल डाउन फ्रॉम द बेड, सो आई डिड एन एक्सरे। कुछ नहीं, चलती फिरती है। तो ये बेकार की बातें हैं, देसी घी मत खाओ, घी मत खाओ। इतने दिनों ये खिलाया इन लोगों ने, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने दिल की मोहर लगा के, गंदा तेल, पाम ऑयल, उससे लोगों को घुटने भी ख़राब हुए, दिल भी ख़राब हो गए। और हार्ट हेल्दी ऑयल का उस पर लगा दिया स्टैंप, जो कि गलत। ये सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है हार्ट के लिए। ये जो पाम ऑयल बेस्ड सफ़ेद दिखने वाले जो तेल होते हैं ना, जो जमते नहीं, रिफाइंड ऑयल कह लीजिए आप उनको। हाँ। बहुत खाए लोगों ने 20-22 साल। और इसीलिए सब, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ये आप ज़रूर काटिएगा नहीं। हाँ। पहले मैं जब मस्जिद जाता था, एक आध कुर्सी रखी होती थी। अब हर मस्जिद में 20-20 कुर्सियाँ लाइन से रखी होती, सबके घुटने खराब होगा, सब बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन विच इज़ करेक्ट। और वो तेल से हुआ? और क्या, इस तेल में सारा कैल्शियम भगा देता है हड्डियों में से, ऑस्टियोआर्थराइटिस करता है, इरिटेंट है, हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, एजिंग करता है, ब्रेन में स्ट्रोक करता है। अरे भाई देसी घी खाओ, कड़वा तेल खाओ। हमारे देश में तिल का तेल है, कड़वा तेल है, इवन कैस्टर ऑयल इज नॉट दैट बैड, आई टेल यू। देसी घी है, और साउथ में कोकोनट ऑयल है। क्या बुराई क्या है इनमें? हम फैंसी तेलों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? राइट। वहाँ डम किया जाता था ये पहले, और अब हमें खिलाया जाता और है। अब हमें जहाज़ों में भेजा जाता है खाने के लिए, और लोग बड़ी खुशी खुशी खाए। अब 40-25-30 साल तो मैं देख रहा हूँ। तो और उसका नतीजा मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे के बताया जो सच्चा है। राइट। मैं लेकिन आपको एक बात बताऊं सर, हम मतलब पॉडकास्ट में एक भी मिनट काटते नहीं है। शुरू से लेके आखिर तक जितनी भी हमारी बातचीत होगी वो सब रिकॉर्डेड रहेगी, और एक एक मिनट मेरे व्यूअर तक पहुंचेगा। बहुत काम की बात सर ने बताइए। क्या आप अभी भी ये ना जमने वाला और सफ़ेद तेल खाते हैं? वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, जिसे मैं बहुत पॉपुलर वे में अगर समझूं तो वो रिफाइंड ऑयल है जो सबके घरों में अभी पहुंच रहा है। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोग इसको खा रहे हैं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए मुझे ये आप बताएं, क्योंकि इतना लंबा आपका अनुभव, कोई 2 गलती या 3 गलती जो सबके किचन में हर रोज़ हो रही है? एक तो किचन में रोटी जो बेली जाती है, आजकल मैंने अभियान चलाया, लेडीज़ उससे बहुत खुश हैं। मैं अभी रोटरी क्लब की एक बहुत संभ्रांत लोगों की मीटिंग में था। तो मैंने वहाँ कहा कि जो हम रोटी खा रहे हैं, जो गेहूँ और मैदा आ रहा है हमारे घर में, गड़बड़ है। पहले हमारा आटा होता था, चक्की का पिसा होता था, गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता था, चोकर हम नहीं निकालते थे। आटा छानने की छन्नी होती थी, लेकिन वो आटे में से चूहे की मेंगन छानती थी, कोई दाना बगैर पिसा रह जाता था वो छानती थी, चोकर नहीं छानती थी। हाँ। अब हमें छना है, पैकेटों का जो आटा आ रहा है वो मैदा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूँ का मैदा है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैंने औरतों से कहा कि जहेज़ में बेलन चकला जहेज़ में मिलना बंद होना चाहिए। आप लोगों का काम रोटी पकाना नहीं है, खाना पकाना है। हम चावल पे डाल के सब्ज़ी खा लेंगे, भिंडी खा लेंगे, तोरई खा लेंगे, मीट खा लेंगे, जो भी आप बनाएंगी, सीताफल खा लेंगे, चावल थोड़ा, सब्ज़ी ज़्यादा। ये भी यहाँ भी एक फ़ाइन पॉइंट है। हम कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, रोटी तो खा गए 4, सब्ज़ी खा ली आधी कटोरी, दाल खा ली 1 कटोरी, अब वेजिटेरियन है। कहाँ खाई वेजिटेबल और दाल? रोटी खाई, तो आप रोटेरियन हैं। तो मैंने जब ये कहा फ्लो में, तो रोटी क्लब वाले बहुत हंसे। मैंने कहा मुझे सच में पहले से नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँगा, तो रोटी से रोटेरियन मेरे दिमाग में आ गया। मुझे भी अभी भी बहुत देर में याद है। तो वो रोटेरियन की मीटिंग में औरतों ने ये बात बताई कि उनमें से कुछ ने रोटी खाना बंद की है।
अब ये नहीं, महीने में 1 बार 2 बार खाइए। तो एक तो ये अभियान मैंने शुरू कर रखा है। दूसरा, मैंने सेंधा नमक के खिलाफ अभियान शुरू कर रखा है। उसमें साइंटिफिक रीज़न है, किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं, पर आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा पॉपुलर हो नहीं, रहा है। सुनिए, हाँ। व्रत में खाइए, ज़रूर खाइए, 100% खाइए। हाँ। लेकिन रूटीन में व्रत के बिना जब आप नमक सेंधा खा रहे हैं, उसमें सोडियम बहुत कम है, पोटेशियम ज़्यादा है। आजकल हम लोगों का हार्ट और किडनी पोटेशियम को बियर नहीं कर पाते। मैंने कार्डियक कॉन्फ्रेंस में बात जब कही तो 100% कार्डियोलॉजिस्ट बैठे थे उसमें, बड़े बड़े दिल्ली के और मद्रास के। उन्होंने एग्री किया कि ये बात ठीक है। और सडन इससे जो पोटेशियम बढ़ने से जो चीज़ होती है उसको हम एरिथमिया कहते हैं, कार्डियक रिदम डिसऑर्डर। वो डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर जैसा दिखता है, कभी और से देखिएगा। अच्छा। हिज सिग्नेचर इज लाइक एन इरेगुलर ईसीजी, हाँ, लाइक दिस। अब तो बड़ा पॉपुलर भी हो गया, सब जानते हैं हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प का सिग्नेचर। हाँ। तो वो एरिथमिया है हार्ट का। इस तरह से जो मिलता जुलता ईसीजी होता है, मैं डोनाल्ड ट्रंप को नहीं ला रहा बीच में, मैं एग्जाम्पल दे के कह रहा हूँ, इस तरह का जो रिदम है वो कार्डियक ईसीजी में अगर दिखे तो वो खतरनाक है। तो जो यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और ये सडन कार्डियक डेथ्स हो रही हैं, हाँ। कहीं ना कहीं उसमें 1-2% इसका भी सेंधा नमक का रोल है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु पॉपुलराइज दिस, मैं मेडिकल फैक्ट बता रहा हूँ, सोडियम कम है उसमें, पोटेशियम ज़्यादा है, बस ये कारण है। व्रत में ज़रूर खाइए। मेरे यहाँ भी जब व्रत में कोई दावत होती है, खाना सेंधा नमक में बनता है और समक के चावल की खीर बनती है, मेरे यहाँ बनती है, और फल रखे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, टेबल सॉल्ट पे रखिए, टेबल सॉल्ट की शीशी में रखिए सेंधा नमक। मैं एक चीज़ और मुझे फिर समझाइए ना आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़े ज़ोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है कि क्योंकि जो नमक हम खाते हैं, सफ़ेद नमक, वो बहुत रिफाइंड होता है, और रिफाइंड होने के चलते वो नमक सेहत के लिए खराब अरे है। आप सेंधा तो नमक नहीं है। बड़ा शाइस्ता अल्फाज में कह रही हैं, अपवित्र कहते हैं उसको, वो अपवित्र होता है। नहीं नहीं, नमक इज सोडियम क्लोराइड। आप घर में बना के सोडियम और क्लोरीन बना लो, वो सोडियम क्लोराइड बन गया। मेरे कहने मतलब ये है, अगर सोडियम कम होता है, स्पेशली ओल्ड एज में, आपने देखा होगा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। अल्जाइमर की प्रॉब्लम। अल्जाइमर तो बाद में होगा, पहले तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम होगी। सुबह उठ के बूढ़े लोग गिरते हैं, बाथरूम में गिरते हैं, स्ट्रोक होते हैं, लो सोडियम से होते हैं। ओके, और वो सोडियम हमें नमक से मिलता है? नमक से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा। और ब्लड प्रेशर के लिए पहले हम लोग लिखते थे लो सॉल्ट डाइट, उससे पहले हम लिखते थे सॉल्ट फ्री डाइट, फिर 70s 80s में लिखने लगे लो सॉल्ट डाइट। अब हम सॉल्ट की बात नहीं करते, ब्लड प्रेशर की दवाई लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 40 किस्म की दवाई हैं ब्लड प्रेशर को ठीक करने की। तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है, नुकसान बड़ा जो मुद्दा। है। हाँ, एक और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये बात कही थी, तो उन्होंने इसकी तो अलग से रील बना डाली, मगर इतनी डिटेल में नहीं करी थी जितनी आपके साथ कर पाया। वो एक्चुअली ये एक इशू है। देखिए, अभी तक हमने कोविड वैक्सीन को ब्लेम किया सडन कार्डियक डेथ्स में। मैंने ये पॉइंट निकाला कि शायद पोटेशियम हाई होने से जो एरिथमिया होते हैं, उसका कोई तो कुछ रोल हो। यंग आदमी 23 साल का खड़े खड़े और जिम में वर्जिश करते करते मर रहा है, कोई रिसर्च हो रही है इस पे? कुछ हो रही है? आप बताइए ना। हम लोग तो भगवान की मर्जी करके सबर करके बैठ जाते हैं, 8 भाई थे, एक मैं 7 रह गए, चलो। ये गड़बड़ है। यंग कार्डियक डेथ एक नया टॉपिक शुरू हो गया हमारे यहाँ, और इस पर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही 10 साल पहले मौतें होती थी हार्ट डिजीज से। इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले में वी डाई 10 years यंगर देन द इंटरनेशनल लेवल। तो अब उससे ज़्यादा ये सब हो रहा है। तो मैं तो सरकार का बचाव कर रहा हूँ, ये कह के कि कोविड वैक्सीन को दोष मत दो, घर में देखो सेंधा नमक तो नहीं खा रहे हो। हाँ, नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे इसका भी आप जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और मैं बार बार कहूँगी, इस पॉडकास्ट में तो कहूँगी कि सोशल मीडिया की मत सुनिए, जो हेल्थ वाले इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात मत सुनिए, डॉक्टर साहब की बात नहीं, सुनिए। मैंने तो पूरा लिटरेचर इस सेंधा नमक का इकट्ठा करा। वो पवित्र है अपनी जगह, ठीक है, वो सोडियम नहीं पहुँचाता है शरीर में ज़्यादा, बट पोटेशियम तो पहुँचाता है। तो आप टेबल सॉल्ट की जगह यूज़ करिए उसको। मैं बहुत बार बार ये सैलेड के ऊपर डाल के ड्यू खा सकते हैं। रिस्पेक्ट। और मैं तो खुद व्रत में सेंधा नमक में खाना बनवा के दावत करता हूँ, फ्रूट्स रखवाता हूँ, समक के चावल की खीर बनवाता हूँ। तो मैं ये सब समझता हूँ
कि इसका जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यावहारिक रूप में हमारा अगर सोडियम लो है तो आई आस्क द पेशेंट्स कि भाई आप खा रहे हो ये पिंक सॉल्ट? वो कहते हैं हाँ जी। तो मैं कहा सोडियम ठीक हो जाएगा, सफ़ेद नमक खा लो। अच्छा, दूसरी बात ये है, नमक कितना खाया जाता है? 1/100। हाँ। भाई 1 किलो तोरी में आप 2 किलो नमक थोड़ी डालते हैं 1 ग्राम नमक डलता है, राइट। तो 1/100 हो गया, हाँ, 1/1000 हो गया बल्कि। ठीक बात। ओके, तो मुझे दो बड़ी गलतियां हमारे रोज की मालूम चल रही है। पहला, खाने में नमक, और दूसरा, खाने का तेल। एक चीज अभी और बची हुई है सर, कोई तीसरी बात आप बताइए जो हर रोज हम गलत कर रहे हैं किचन में। शुगर, चीनी। चीनी, मर्तबान जो चीनी का है, ये डेथ का मर्तबान, इस पे लेबल कर दीजिए सब लोग। आपकी कंट्री में से डायबिटीज़ चली जाएगी। ये डेथ का मर्तबान है, शक्कर का मर्तबान नहीं है। और अब हम कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन चुके हैं। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक आटा खा रहे हैं मैदे वाला और एक चीनी खा रहे हैं। नमक का मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, तो ये चीनी कितनी होनी चाहिए? थोड़ी तो लेंगे। अच्छा सवाल आपने किया। क्रेविंग रहती है। देखिए, हाँ, चीनी और अल्कोहल हाँ, दोनों की फैक्ट्री पेट में है, अभी बताऊंगा। हाँ। पहले चीनी की बात कर लेते हैं। हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, हमारे लीवर में एक पूल है। पूल का मतलब एक चक्र है जो उसको शक्कर में भी परिवर्तित कर सकता है, शक्कर को फैट में परिवर्तित कर सकता है, और प्रोटीन को फैट में या शुगर में परिवर्तित कर सकता है। एक पूल है, एक मेटाबॉलिक पूल है। अगर हम शक्कर नहीं भी खाएंगे तो भी शरीर में शक्कर बन जाएगी। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब व्यावहारिक बात सोचिए, हम और आप बैठे हैं, मेरी अगर आप इस वक्त ब्लड शुगर टेस्ट करें 100 आएगी, तो मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है। 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम है, तो मेरा सारा जो ईंधन है एट ए गिवन टाइम, मेरी रिक्वायरमेंट है शक्कर की, मेरी बॉडी की, पूरी 80 किलो की बॉडी की 5 ग्राम है। अब कल्पना कीजिए इसमें हम कितनी और शक्कर उंडेलते हैं। 2 रसगुल्लों की शक्कर उंडेल ली, 4 रोटियों में जो कार्बोहाइड्रेट वो उंडेल लिया, 10 कप, 12 कप, 8 कप, चलिए 4 कप चाय तो हो गई, उसमें 8 चमचा चली गई मिनिमम। खीर खा ली, और मीठे फल खा लिए, फल का जूस पी लिया। हाँ, कितनी शक्कर चली गई? तो भैया पेनक्रियास कहाँ तक इंसुलिन निकालेगा इसको हजम करने के लिए? हम उसको ओवरलोड करे दे रहे हैं। आपके यहाँ ओवरलोडिंग होती है, बिजली भाग जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है। तो शरीर का हम फ्यूज़ कितनी बार उड़ाते हैं दिन में? तो इसीलिए तो डायबिटीज़ हो रही, फिर उससे वेट बढ़ रहा है। तो अब अल्कोहल की भी यही ख़त्म कर देते हैं। हाँ, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 12वीं क्लास में इक्वेशन पढ़ाई जाती है पाचन तंत्र के चैप्टर में, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट का अम्ल होता है, उससे जब कार्बोहाइड्रेट C6H6O6 मिलता है, तो उसकी जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होती है वो C2H5OH होती है प्लस वाटर। तो हम जो रोटी खा के खुमार सा जो आता है, वो एक्चुअल में खुमार होता है अल्कोहल का, जो हर एक के पेट में बनता है। C2H5OH प्लस वाटर, प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये 12वीं क्लास तक भी पढ़ाया जाता है। वो जो खाना खाने के बाद नींद जो आती है। कार्बोहाइड्रेट हजम होगा ना बॉडी में, हाँ, उसकी जो 2 ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनेंगी, उसमें एक होगा अल्कोहल, एक होगा वाटर। तो पेट में तो दारू की फैक्ट्री कुदरत ने लगा रखी, हम बाहर से क्यों पीते भाई? माय गॉड वाली काम है। मैं तो समझाता हूँ मरीजों को, मैं कहता हूँ यार दारू बनाने की फैक्ट्री तो पेट में है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उससे बनता है अल्कोहल, और खाने के बाद तुम्हें नींद आती है। हाँ, तो वो तो अल्कोहल जो बना वो ब्रेन में गया तो उससे आती है। ये फिक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के, आई एम टॉकिंग अबाउट बायोकेमिकल इक्वेशन, बायोकेमिस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब आप उसको ओवर कर लेंगे, ज़्यादा अल्कोहल डाल लेंगे तो लीवर बेचारा जल जाएगा, लीवर जल जाएगा तो फिर ख़त्म। माय गॉड, मुझे आज सब नई नई बात, हर सवाल के जवाब ये मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है। डॉक्टर ने बता दिया 1 ग्राम पर ग्राम प्रोटीन खाइए, पेशेंट से क्या मतलब इसका?
ऑनलाइन देख लेगा। अरे काम की बात बताओ ना उसको। लोग कहते हैं खाने के बाद पैदल टहलना बहुत ज़रूरी है। हमारे कार्डियक पेशेंट को खाने के बाद टहलना ज़रूरी नहीं है, खाने से पहले टहलो। ये अदर काम की बात। क्यों ऐसा क्यों? सुनिए ना, चींटी डालिए आप यहाँ मेज पे, चींटियाँ शक्कर डालिए, सॉरी, हाँ, चींटी आ जाएंगी चारों तरफ से। हाँ, घर में होता है ना, 2 क्रिस्टल भी शक्कर के पड़े होते हैं, चींटियों की लाइन जा रही होती है। हमारा जब पेट में खाना जाता है तो हमारा ब्लड उस खाने के पदार्थों को लेने जाता है, तो हार्ट की तरफ ब्लड कम हो जाता है, फ्लो, प्रवाह कम हो जाता है हृदय की ओर। तो ऐसे में अगर हम व्यायाम करते हैं, पैदल चलते हैं, जीना चढ़ते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो चांसेस हार्ट में ब्लड कम जाने के और बढ़ जाते हैं। तो हम सबसे ये कहते हैं एक्सरसाइज, वॉक, व्यायाम जो भी आप करें खाली पेट करें, खाने के बाद रेस्ट करें, ये बात है। कार्डियक पेशेंट के लिए एक और काम की बात अभी आपको पता कार्डियक चली। पेशेंट को तो मैं बिल्कुल नहीं कहता खाने के बाद एक्सरसाइज करो, हाँ। जो करना है पहले कर लो। अब एक और सवाल जो मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर व्यूवर का रहता है, भले मुझसे ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर, गूगल पर, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला ये टॉपिक है, जो अगला सवाल अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, और वो ये है कि कौन सी लाइफस्टाइल वाली बीमारियाँ रिवर्स की जा सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, मोटापा, इवन कॉन्स्टिपेशन। वो कौन कौन से रोग हैं जो लाइफस्टाइल बदल के या डाइट बदल के मैं रिवर्स कर सकती हूँ? आपके सवाल में आपका जवाब है, जो लाइफ स्टाइल के बिगड़ने से बीमारियां हो रही हैं जो आपने गिनवाई हैं, वो लाइफ स्टाइल को ठीक करने से रिवर्स हो जाएंगी सब की सब। इसी बात पे तो सरकार भी जोर दे रही है। प्रिवेंटेबल कॉजेज़ पे हमारी जानें जा रही। हम मोटापा प्रिवेंट कर सकते हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज करके, हम हार्ट डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अब तो हम कहने लगे हम रिवर्स कर सकते हैं। पहले हमें पढ़ाया जाता था कोलेस्ट्रॉल एक बार जमा हो गया दिल की रग में, वो रिवर्स नहीं होता। वी कैन रिड्यूस द प्लैक। डायबिटीज़ के लिए भी हम यही सुनते हैं। डायबिटीज़ तो बहुत आसान है, दवाएं बंद हो रही हैं लोगों की। अभी भी जो लोग सुधर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, कम कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा प्रोटीन का खाना खा रहे हैं, उनकी रिवर्स हो रही है डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो रिवर्सेबल हो गई, साबित हो गया। इसी तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस भी रिवर्स हो गई, साबित हो गया, प्रूवन है। प्लैक साइज रिडक्शन वाली ड्रग्स हैं हमारे पास। तो जब 2 मेन बीमारियां, तो हार्ट अटैक की भी कमी हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ भैया, सोना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर स्लीप, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका सवाल में ही आपका जवाब है। जब हम लाइफ स्टाइल के ज़रिए बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल के ठीक करके हम बीमारियों को ख़त्म भी कर सकते हैं, गो आउट भी कर सकते हैं, गेट आउट भी कर सकते हैं। तो पेशेंट जब आपके पास पहुंचता है तो आप उसको गोलियां तो जाहिर सी बात है लिख के देते ही हैं, दवाइयाँ। आप ये पूरा उसकी लाइफस्टाइल, उसका डाइट प्लान और सुबह से लेकर शाम तक की ज़्यादातर गड़बड़ियाँ ठीक करने पे जोर देते हैं। मेरा मूड जो है ना बहुत अच्छा कर दिया है विद योर काइंड ऑफ स्माइल। मैं पेशेंट को तो कहता हूँ बैठ जा पिताजी, ये बेटा जो तेरा मोटू खड़ा है बगल में, ये बड़ा मरीज़ है और वो गाली है ये उसके लिए। मैं उसको इतना इरिटेट कर देता हूँ कि वो कल से खाने में मुझे शक्ल दिखे उसको प्लेट के शोरवे में कि डॉक्टर वली कह रहा है मुझसे तू मोटा है। हाँ। और बीवियों से कहता हूँ कि तुम इसको इतना अच्छा खाना क्यों पका के खिलाती हो जो ज़्यादा खा जाते, ओवर ईटिंग की। देखो ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, ये मजाक नहीं है। ये ओवर ईटिंग क्यों होती है? अब बिरयानी पकी है साहब, बड़े मज़े की है और खूब खा गए भाई साहब। देसी घी की बघार लगी हुई दाल है, बड़े मज़े की है, खा भी गए, थोड़ी सी पी भी गए, तो ओवर ईटिंग हो गई। और उसके बाद कहीं बर्फ़ी रखी दिख गई फ्रिज में, 2 बर्फ़ी भी खा गए भाई साहब। खाने में हमें अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ ये बोर्ड कंपलसरी होना चाहिए दावतों में कि इस खाने के स्टॉल के आगे स्वीट डिश का भी स्टॉल है। कृपया अपनी भूख को स्वीट डिश के हिसाब से कम करके आगे बढ़ें। पूरा खाना ठूस लिया, उसके बाद स्वीट डिश पे 2 काला जामुन खा लिए, 2 काला जाम खा लिए, रबड़ी भी खा ली, जलेबी भी खा ली और कोई रखा हुआ
वो जैसे साथ में वेस्टर्न एक स्वीट डिश रख देते हैं, कोई वो चॉकलेट वाला, आखिर में आइसक्रीम भी खा ली। और आइसक्रीम भी खा ली चलते चलते, हाँ। और एक हाथ में भी ले ली गाड़ी में बैठ के खाने के लिए। Right. ये रोज होता है। दावतों में एक बोर्ड होना चाहिए खाने के स्टॉल पे कि इसके आगे स्वीट डिश का भी स्टॉल है। मैं आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ जो याद रहेंगी लोगों को। अच्छा, क्यों नहीं होता है बोर्ड? बुरा मान जाएंगे लोग, कहेंगे अच्छा हमें बता रहा है कितना खाना है कितना नहीं खाना। हाँ, वो आगे जो रखा जहर, उसके लिए तो जगह छोड़ो। तभी तो कह रहे हैं डायबिटीज प्रिवेंटेबल है। जब 2 काले जाम खाओगे रोटी पूरी खा के तो कैसे प्रिवेंटेबल हो जाएगी? अब मैं कहता हूँ आप खाना खाइए, रोटी कम खाइए, थोड़ा सा कम खाना खाइए, उसके बाद अब 2 काला जाम खा लीजिए। मैं काला जाम के खिलाफ नहीं हूँ यहाँ भी, बट उसके लिए जगह तो छोड़ो। वेरी ट्रू। ओवर ईटिंग वर्ड कहाँ से बना? इसी से तो बना। ईटिंग के बाद ओवर ईटिंग क्यों बना? होता है ना ओवर ईटिंग, इसीलिए वर्ड बना। राइट। मोटे लोग होते हैं इसलिए XXL बना, ओवर साइज क्लोथ्स। हाँ। तो ऐसी ओवर ईटिंग भी है। मुझे वो तरीका बताइए कि मैं चेक कर सकूं कि मैं डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं हार्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं कैसे चेक करूं कि मेरा जो मोटापा है वो एक्चुअली मोटापे में ही काउंट होगा, या अंडर वेट हूँ तो अंडर वेट ही काउंट होगा? वो कौन से सिम्टम हैं जो डेली लाइफ में मेरा व्यूअर अगर खुद के अंदर पा रहा है, अपने रिलेटिव में पा रहा है, तो सचेत हो जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे प्रोफेसर होते थे एक डॉक्टर के सिक्का, और मुझे सुख पता नहीं था। वो हर एक से ये सवाल पूछते थे, मुंह तो नहीं सूखता, रात को पेशाब कितनी बार जाते हो? बाद में मुझे पता लगा ये डायबिटीज के लिए पूछते हैं दोनों क्वेश्चंस। पहला लक्षण होता है शुगर का, मुंह सूखने लगता है, इस इंक्रीज थर्स्ट। उसके बाद रात को पेशाब ज़्यादा आता है, और तीसरा होता है इंक्रीज एपेटाइट। और उसके बाद जब डायबिटीज़ बहुत बढ़ जाती है, खाना ज़्यादा खाते खाते भी वेट कम होने लगता है, लॉस, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट। हार्ट में क्या होता है? आप जीना चढ़ रहे हैं, सांस फूलने लग रहा है, फिर आप बैठ गए, फिर चढ़ गए, शुरुआती सिम्टम। या भारीपन हुआ, आपने सोचा गैस फंस गई है, टाल दिया, 10 हफ्ते बाद हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हार्ट अटैक में पड़े। तो ये जो सिम्टम है, चेस्ट में भारीपन, हैवीनेस, एंजाइना जिसको हम कहते हैं टेक्निकली, मैं एक आध मेडिकल वर्ड भी बोल दूं, कभी लोग कहें कवि सम्मेलन हो रहा है ये। नहीं, ये है। आप मरीज को पढ़ा नहीं सकते। मैंने सर आपका इंट्रोडक्शन ये कह के दिया कि आप हमारे 3 प्रेसिडेंट के डॉक्टर रह चुके हैं। नहीं, उन्होंने ट्रस्ट किया ना मेरे ऊपर, उन्होंने विश्वास किया, मैं उनका आभारी हूँ। कुछ देखा होगा ऐसा। मैं ये कह रहा था, आप मरीज को पढ़ा नहीं सकते, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई मोटा आदमी खुश नहीं होता जिसके तोंद है, वो चल रहा है सड़क पे, बटन फैले जा रहे हैं, मतलब कोई वो खुश नहीं होता अंदर से। लेकिन जब खाने की प्लेट के सामने बैठता है तो वो अपने को रोक नहीं पाता। तो इसका भी मैं गणित बताता हूँ लोगों को। हाँ। याद आ गया। एक दिन में हमने ज़्यादा खाया, हमारा 10 ग्राम वजन बढ़ गया। 1 महीने में कितना बढ़ा? 300 ग्राम। 12 महीने होते हैं तो 3 किलो 600 ग्राम बढ़ गया 1 साल में, और 10 साल में 36 किलो बढ़ गया। ये एक आम भारतीय की कहानी है। दूल्हा दुल्हन का वजन तोल लो, शादी के 10 साल बाद तोल लो, 36 किलो 30 किलो नहीं तो 20 किलो तो बढ़िया आता है। हाँ बिल्कुल। जो लोग एहतियात नहीं करते आपकी तरह से, उनका बढ़ जाता है। नहीं होता है। हाँ, या लेडीज के लिए बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है कि प्रेगनेंसी में बढ़ गया। ज़रूरी नहीं है हम प्रेगनेंसी में वेट जो बढ़ा है उसको कम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पहले तो प्रेगनेंसी में बड़ी सेवाएं करती थी घर की जो दादी माएँ होती थी, वो तो खूब खिलाती थी, मखाने, चारों मगज, खीर और देसी घी और क्या क्या, और चलना फिरना नहीं, आराम करना इस हालत में। राइट। तो वेट बढ़ जाता था, लेकिन उस ज़माने की औरतें चक्की भी चलाती थी, मूसली भी कूटती थी, जीना भी चढ़ती थी, इसलिए फिर कम भी हो जाता था। राइट। कुछ पुरानी औरतें जो मेरे पास आती हैं, उनके 8-8, 9-9 बच्चे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो दुबली भी होती है उनमें। आप मेवात जाइए, दूर क्यों जा रहे हैं? हरियाणा में जो मेवात है,
सर पे गठरी रख के जो औरत लाती है शाम को जलाने की लकड़ियाँ, शी इज स्लिमर देन आवर एक्ट्रेसेस एंड स्ट्रोंगर देन आवर एक्ट्रेसेस। ट्रू। क्यों? वो जितना खाती नहीं है उससे ज़्यादा बर्न कर रही है कैलोरीज। वो जंगल में लकड़ी भी काट सकती है, वो मसाला भी पीसती है, वो कभी कभी कोल्हू भी चला लेती है घर का, मूसली तो चलाती है। पहले सिलबट्टा होता था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने पीसा मसाला। जब मेरी मम्मी बिस्तर पे आ गई थी, छोटा भाई पैदा हुआ था घर में, सर्वेंट एक दिन नहीं था, मैंने दादी से सीखा मसाला पीसना। अच्छा। तो इसलिए मुझे याद आ गया। हाँ। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे घरों में होती थी, डोल खींचना कुएं से, कुआं ही नहीं दिखता, डोल की तो बात ही नहीं कर सकते आप। नहीं, दीज वर द रूटीन। तभी तो हम हर्ष-पुष्ट होते थे। अब हर काम के लिए मशीन है। मशीन भी है और आलस भी है, और वही जहाँ से आपने बात शुरू की थी, सुबह ही देर में हो रही है तो क्या करोगे दिन का। राइट। अब मेरा एक काउंटर इस पे है सर। आपने बताया कि अगर शुगर है तो आपका मुंह सूखता है, आप रात में कई बार पेशाब जाते हैं। आपने कहा हार्ट प्रॉब्लम अगर है तो आप सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे अगर, तो आपको कमज़ोरी फील होगी। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि अच्छा अब तो मैं 45 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ ना, इसलिए थकान आ रही है। उनको ये लगता है, खासकर महिलाओं को अगर मैं बताऊँ, कि गॉल ब्लैडर मेरा शायद कमज़ोर है, इसलिए मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मैं उसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। वो सारा दोष अपनी उम्र को दे देते हैं, ना कि इस चीज को कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो एज के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करें कि ये जो थकान है ये उम्र के चलते है या मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ी बहुत डॉक्टर लोगों की आमदनी करा देनी चाहिए, एक आध ईसीजी करवा लेना चाहिए 25 के बाद। हाँ, कौन कौन से टेस्ट करवाएं? हाँ, मुझे बताएं। देखिए, टेस्ट में सबसे पहला तो टेस्ट ये है कि आप जीना चढ़ के अपना टेस्ट खुद ही कर लीजिए। 2 जीने चढ़िए, सांस फूले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वो ईसीजी करेगा। और अगर आप और एडवांस टेस्ट चाहते हैं तो एक होता है, हमारे टाइम में होता था स्टेप पे चढ़ा के 3-4 बार, मास्टर्स टेस्ट कहते थे उसको। उसके बाद ये आ गया ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट। उसके बाद होता है ट्रेडमिल से मिलता जुलता है स्ट्रेस इको। और आजकल जो बहुत से हार्ट के डॉक्टर बात करते हैं वो है सीटी एंजियोग्राफी। बड़ा सेफ है, सिंपल है, और रफली बता देता है कितनी हार्ट की बीमारी है। उसके बाद एंजियोग्राफी। ये तो टेस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर को आप पूरी हिस्ट्री जब देंगे तो हमारे टाइम में हिस्ट्री, बीसी रॉय का भी जन्मदिन आ रहा है ना 1 तारीख को, तो बीसी रॉय के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं होते थे। बीसी रॉय मरीज से हिस्ट्री लेते थे, उसकी नब्ज़ देखते थे, उसको एग्जामिन करते थे, उसको आला लगा के देखते थे, तभी वो सबसे बड़े डॉक्टर बने, वो पॉलिटिशियन भी बने सबसे बड़े, वो राज्यपाल भी बने। तो बीसी रॉय का नाम हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को, हर साल उनके जन्मदिन पे। वो इसीलिए करते हैं कि उन्होंने वो विद्या सिखाई चिकित्सा की जो चरक और सुश्रुत के देश में होनी चाहिए, ना कि वो विद्या जो एआई पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे, इन्वेस्टिगेशंस पे और कॉस्टली मोडालिटीज़ पे डिपेंड होनी चाहिए, वो नहीं बताई उन्होंने। मैं इसको नेगेट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पैसा है, जहाँ इंश्योरेंस आपका साथ खड़ा है, जहाँ आपका ऑफिस आपको रिएम्बर्स कर रहा है, वहाँ ज़रूर कराइए टेस्ट। लेकिन जो सस्ता सा टेस्ट है ईसीजी, उससे काफ़ी पता चल जाता है, सीटी एंजियो से काफ़ी पता चल जाता है हार्ट की बीमारी का, डायबिटीज़ का HbA1c कराने से पता लग जाता है। और सबसे अच्छा टेस्ट मैं बताऊँ, बाथरूम में आप एक वेइंग स्केल रखिए और अपने वज़न की एक तालिका बनाइए। हाँ। तालिका, उसको लिख लो वज़न को बढ़ रहा है, घट रहा है, चलो ट्रेंड तो पता लग ही जाएगा। राइट। अगर 80 से 80.4 आ रहा है और अगले दिन 80.6 आ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। और अगर 80 आ रहा है 2-3 महीने तक तो बहुत खुश रहिए, स्टेबल है। और अगर 80 ज़्यादा है तो रिड्यूस करना है तो कम खाइए, फिर वेट देखिए तो कमाल होगा। 80 से आपका 79 आ गया, फिर 79 आ जाएगा तो आप और एक्साइट होंगे कि अब आई कैन डू दैट, आई कैन रिड्यूस द वेट, तो और कम खाइए और व्यायाम कीजिए, फिर 78, 76। हाँ। तो ये उमंग होनी चाहिए सेहतमंद रहने की। एम ही नहीं होती सेहत,
सेहत रहने के लिए भी एक उमंग की ज़रूरत है। बिल्कुल नशे जैसा होना चाहिए। हाँ, व्यायाम तो खुद में एक नशा है। स्विमिंग जो लोग करते हैं उनको तो जिस दिन छूट जाती है गुस्सा आता है। जिस दिन मेरी स्विमिंग छूट जाती थी पहले गुस्सा आता था। अब मैं जिम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, स्विमिंग का टाइम नहीं है। तो मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसका नशा होना चाहिए, ना कि बोतल का नशा। मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, नशा चाहिए ना तो अच्छी चीज़ों का नशा करो ना। राइट। सेहतमंद रहने के लिए जो नशा है वो करो। और हम मैं समझ भी पा रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं पूल अगर नहीं जा पाता था तो मैं बहुत इरिटेट होता था, तो आप अभी भी इतना एक्टिव हैं, वो देख के हम समझ सकते हैं कि सर कितना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहे होंगे भी और अभी भी हैं। नहीं 8 साल तक तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला राष्ट्रपति वन में। तो वो वहाँ बस नहीं मिलता था। राष्ट्रपति जी के तो खाली राष्ट्रपति जी नहीं रहते, राष्ट्रपति में अमला भी रहता है बहुत बड़ा, उसमें साइज से लेके बटलर से लेके मिलिट्री सेक्रेटरी तक होते हैं। तो सबकी सेवा करना हमारा धर्म होता है, और कोई भी नाराज हो जाए। आपसे वैसे कोई नाराज हो नहीं सकता। नहीं हुआ ना, तभी तो 3 ने रखा। हाँ। नहीं हुआ, यही तो बात है जो मैं शुरू में कही थी। खुशी रहे होंगे उन्होंने हमें कुछ ऐसा देखा होगा। हाँ, जो व्यूवर आपको अभी देख भी पा रहा है, या मैं जब भी आपसे इन पर्सन मिलती भी हूँ तो मैं इसीलिए गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपसे कोई नाखुश हो वो तो बना नहीं होगा इस दुनिया में, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। अरे देखिए, नाखुश जब होगा जब हम उसका या तो सम्मान नहीं करेंगे या हम उसको अपनी अकल इस्तेमाल करके उसका गलत इलाज करेंगे, तब तक वो नाराज़ नहीं होगा। क्योंकि मैंने कल ही ये बात बोली कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड टू एयर इज टू ह्यूमन। तो डॉक्टर की गलती मरीज़ माफ़ कर देता है अगर मरीज़ को ये एहसास हो जाए कि इसने मेरे लिए अच्छा किया। लेकिन जो डॉक्टर की गलती मरीज़ पकड़ता है उसको भगवान भी नहीं माफ़ करता। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, समझ के रहो, डॉक्टर बने हो तो यू आर अंडर स्क्रूटनी। वो तो देख ही रहा है, मालिक तो देख ही रहा है, लेकिन गूगल बाबा भी देख रहा है। जिसके पिताजी को तुमने दवाई लिखी है वो गूगल पे फौरन साइड इफेक्ट देख के आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब तो देख ही कि लेते मेरे हैं। पापा को इस दवाई से अगर ये साइड इफेक्ट हो गया तो, और होता है, ऐसा होता है। तो वी शुड बी ऑनेस्ट। डन। मैंने ये जितनी भी बात की है, हमने जब से बातचीत शुरू की, मैंने एक चीज़ नोटिस की, हम घूम फिर के हर बार मोटापे पे ज़रूर आ रहे हैं। तो इतना तो मुझे इस बातचीत से समझ में आया कि असली जो दुश्मन है वो हमारा मोटापा है। तो अगर मैं आपसे कोई 3 तरीका पूछना चाहूँ जल्दी मोटापा ख़त्म करने के लिए, ये जल्दी शब्द मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, सिर्फ मोटापा ख़त्म नहीं करना, मुझे जल्दी ख़त्म करना है मोटापा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, मोटापा जो है वो एक दिन में तो आता नहीं है। अब तरबूज के बराबर तो एक रात में तो निकल के आएगी नहीं बन के। कोई गुब्बारा छोड़िए, जो हमने गए डॉक्टर के यहाँ गुब्बारा पिचकवा लिया और गुब्बारा फुलवा लिया। खाने की थाली पे बैठ के गुब्बारा फूल गया और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा, गुब्बारा पिचक गया। ऑपरेशन होते हैं ऐसे, गुब्बारे से रिलेटेड भी बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो चीज़ धीरे धीरे होती है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं है। आप संयम, उसमें सबसे बड़ा वर्ड है, अनुशासन, संयम और व्यायाम। अब व्यायाम में योग, टहलना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, जैसे अभी हमने स्विमिंग की बात की, वेट्स ट्रेनिंग, और आजकल बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं आप जैसे लोगों के लिए। पिलाटे, मुझे तो प्रोनाउंस भी करना नहीं आता, वो एक होता है पिलाटे टाइप की एक्सरसाइज। मैं गया हूँ, मैंने देखा, डेमो लिया उसका, मैंने किया भी। और जनाब वो सब स्किपिंग हमारे टाइम में बहुत अच्छी होती थी, लड़कियाँ स्किपिंग करती थी, पाटेका खेलती थी। अब किसी को नहीं पता वो क्या होता है, वो स्किपिंग द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हम क्या बोलते थे उसको, इक्कड़ दुक्कड़ बोलते थे। वो भी होता था। घोड़ा जमालशाही होता था। ये तो खैर बच्चों के स्कूल में अभी भी खिलाने चाहिए, लेकिन त्रासदी ये है कि बच्चों के स्कूल लॉन में पहले होते थे, स्कूल में लॉन होते थे, अब वो बेंगलोज में स्कूल आ गए हैं। तो बच्चे खेले कहाँ, तो पीटी का पीरियड ही ख़त्म हो गया। हमारे टाइम में होता था, फिर शाम को एनसीसी एसीसी परेड करनी होती थी, वो सब ये हेल्थ की चीज़ें थी। ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स, हम नहीं समझते थे नेशनल कैडेट कॉर्प्स क्या है। अरे वो नेशनल हेल्थ कॉर्प्स था, वो एनसीसी नहीं था, वो एनएचसी था। ख़त्म है, बहुत कम लोग करते हैं। तो आपने जो पूछा मोटापा रोकने के तरीके, सबसे पहला अनुशासन, संयम, दूसरा व्यायाम, योगा, कोई भी तरह का व्यायाम, हफ्ते में 6 दिन 5 दिन आधे घंटे के लिए, और तीसरा ये मुंह पे ताला।
एक बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे शाम को एक संपादक का मुझे फ़ोन आया कि नहीं डॉक्टर साहब हेडिंग देना है अखबार का, कल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, कुछ बताइए। मैंने कहा दे दो, डायबिटीज़ का इलाज डैश मुंह पे ताला। तो मुंह पे ताला का मतलब कम खाओ भाई। हाँ, मुंह पे ताला का मतलब बोलना बंद करना नहीं है। नहीं, हाँ। मुंह पे ताला मीन्स भोजन का जो रास्ता है उसको थोड़ा कम करिए, छोटा करिए। उसके जो हमने बढ़ा रखी ना, स्नैक्स भी, खाना भी, फिर ब्रंच भी, लंच भी, मॉर्निंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, पोस्ट डिनर, ये हमने कई चीज़ें बढ़ा रखी हैं। देखिए, आपने थाली से बात शुरू करी थी। 50% घरों में तो थाली रही नहीं। मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात, मैं बहुत सेंस है इसमें बात में, ये बच्चों के लिए कर रहा हूँ। थाली की जगह डिब्बे आ गए, पिज़्ज़ा का डिब्बा, छोटा डिब्बा, मीडियम डिब्बा, लार्ज डिब्बा। सुबह को माँ बाप को डिब्बे देखते हैं खाली, पेमेंट होता है ऑनलाइन, पिज़्ज़ा आता है रात के 2:30 बजे, माताजी पिताजी सो रहे होते हैं। जी, वो स्कूटर पे जो आते हैं ना, इंस्टेंट फेमस पहुंचाने वाले फेमस डिलीवरी नेम्स। हाँ। एक पॉडकास्ट में मैंने चाहा नाम, मगर मैंने सोचा इसमें भी नहीं ले रहा, उसमें भी नहीं लिया। वो फेमस डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं ना, वो कंपनियां हमारे बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। अच्छा, वो कहते हैं 10 मिनट में हम डिलीवर करते हैं। वाह, क्लाउड किचन का खाना खा रहे हैं बच्चे। आहा, क्लाउड किचन, आसमानी रसोई घर। किसी ने देखा है भाई साहब कौन से आसमान पे? वेदों में, पुराणों में 7 आसमान का जिक्र है, 7 लेवल्स ऑफ स्काईज। वो कहाँ है भाई वो क्लाउड किचन? जो खाना रात के 2 बजे तुम्हारा बच्चा खा रहा है, वो दिन में 10 बजे बना था या पिछले दिन बना था? क्या उस पर ISI की मोहर है? क्या FSSAI का सर्टिफिकेट है? हमारे बच्चे बासी खाना खा रहे हैं। कहते हैं 10 मिनट में डिलीवर करते हैं। किचन उनको पता नहीं, उसका नाम है क्लाउड किचन। हो गई सेहत अच्छी, हो गई डायबिटीज़ प्रिवेंशन, हो गया कार्डियक प्रिवेंशन, हो गया हाइपरटेंशन प्रिवेंशन। क्या रहा है? माँ बाप सो रहे हैं, बच्चे खाना मंगा रहे हैं, ये हो रहा है। बुरा नहीं मानना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, यही है ही। और मुझे लगता है अब तो छोटे शहरों में भी पैकेट लटक रहे हैं उन चिप्स के, जो हम बड़े शहरों में पहले इंपोर्ट, कोई बाहर जाता था उससे कहते थे एक पैकेट इसका ले आना। हाँ। अच्छे होते हैं इसके चिप्स। वो गलियों में लटक रहे हैं, पहाड़ों तक पे मिल रहे हैं। हाँ, वहाँ पे पहाड़ों पे वो उसके रैपर्स जो है वो पोल्यूशन कर रहे हैं। हाँ। नदियों को पोल्यूट कर रहे हैं उनके रैपर्स। तो आप बहुत अच्छी बातें मुझसे करवा रही हैं, पता नहीं लोगों को कैसी लगेंगी। ये मैं डॉक्टरी की भाषा में ट्रांसलेट करके जो दिन में हमारे रातों में हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको, और जो सच्चाई है। तो अब जब हमने थाली की चर्चा की ही है और हमने ये बात कर ही ली है कि थाली की जगह अब डब्बे आ गए हैं, तो जो थाली हम भूल चुके हैं वो थाली कैसी होनी चाहिए, अब वो बताइए, उसमें क्या क्या हो और क्या मैं शामिल करूं? मैं तो कहता हूँ सब हो, अचार भी उसमें हो, पापड़ भी हो उसमें कढ़ी भी हो, उसमें चावल भी हो, उसमें दाल भी हो, नॉन वेज है तो मीट हो, सब हो। कितना हो ये इम्पोर्टेंट है, यही तो गलती हो रही है। कितना क्या हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है, कितना खाना है भाई। कितना खाना है आप बताइए? 2 रोटी, 3 पहले रोटी? तो रोटी को यही तो गलती होती है। अभी तो रोटी को होता है रोटी से वेजिटेबल नहीं खानी है। नहीं, पर रोटी अगर रोटी मैदे खाई। जैसी हाँ, हो, हाँ। जैसी आपने कहा, तो उसकी जगह अगर मैं गेहूं पिसवा मैं के मना रोटी नहीं खाऊं? कर रहा हूँ। हाँ, अरे आजकल तो 20 तरह के आटे आ रहे हैं। बहुत मोदी जी बड़े-बड़े कह रहे हैं मिलेट्स खाओ। मिलेट्स खा रहे हैं लोग। हमारे टाइम में भी मिलेट्स खाए जाते थे, ज्वार, बजर, बाजरा। अरे बगड़ का आटा कहलाता था, हम लाते थे। शायद बाजरा, गेहूं और अदर रागी। हाँ, मैंने मक्का। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बहुत रागी की रोटियां खिलाई नाश्ते में। ही यूज्ड टू एंजॉय। प्रधानमंत्री जी ने जो इसको श्री अन्न कहा है, वो इसलिए कहा है कि कंट्री को उसकी ज़रूरत है। अब अगर वो कह देते ब्रांडेड आटे मत खाओ तो शायद लोग नाराज़ हो जाते। तो उन्होंने उससे अच्छी चीज़ बता दी, श्री अन्न खाओ। तो श्री अन्न का मतलब मोटा अनाज। मोटा अनाज में फाइबर है, कैलोरीज कम है, तो क्यों नहीं खाते? हमको सब खाना चाहिए। अभी मेरे को बहुत बड़ी एक यहाँ कॉलोनी है गुड़गांव में, बहुत एक्सपेंसिव, उसकी बेकरी से बहुत अच्छी सार्डो ब्रेड है, हमारी
मिलने वाली लाई तो वो श्रीअन्न की बनी हुई है, वो मैदे की नहीं है। तो हमारे तो हर चीज में मोदी जी ने तो कहा, वो तो तेल भी तो कम करने को कहा है मोदी जी ने। हाँ, मोटापा भी तो कम करने को कहा है, क्यों नहीं सुनने? मन की बात सुन लो, मोटापा कम मत करो तो बेकार है। मोदी जी को कहना पड़ा लाल किले के प्राचीर से कि भैया 10% तेल कम खाओ। तो कोई तो आफत आ रही होगी ना देश पे, उनके पास डाटा होगा, गुप्त डाटा होगा। ओबेसिटी में भी हम नंबर 1 की तरफ अब बढ़ रहे हाँ, हैं आगे। ये बहुत बड़ी वजह रही है बिल्कुल। मोटापा मैं तो छेड़ता हूँ, मोटे लड़कों को तो बहुत छेड़ता हूँ, लेडीज को बिल्कुल नहीं छेड़ता, पिटाई हो जाएगी, थोड़े से रह गए हैं। लड़कों को इसलिए छेड़ता हूँ कि भाई आपको अपना वजन ठीक रखना है। देखिए मेरा भी वजन ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वेट ज़्यादा था, और उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि तोन बुरी चीज़ है, क्योंकि हमारे छोटे से शहर में जो जो अमीर लोग थे सबकी होती थी। और मैं सोचता था ये अच्छी चीज़ है। तो पता मैं क्या करता था? हाँ। ये मैं बड़ी नेचुरल बात कर रहा हूँ आपसे सारी। हाँ। मैं 2 कोक पीता था डिनर के बाद, टहलने जब जाता था, और पेट निकाल के उनकी तरह तोन बना के निकलता था। इट वॉज माई नॉर्मल इन माई माइंड। मैं सच्ची कह रहा हूँ। खाते पीते घर का हूँ। पता नहीं क्या है वो, मुझे वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि चपटा पेट जो है वो हेल्दी है। टोन वॉज रिगार्डेड टू बी दी हेल्दी थिंग। ओके। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई यूज टू टेक कोक, 25 पैसे का आता था जब कोक, दो तो मैं बॉटल 2 पीता था और तोन निकालता था। और फिर कब समझ आया कि नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ है? डॉक्टरी करने के बाद? बहुत देर बाद। नहीं, डॉक्टरी भी पास कर ली तो उनके साथ एमडी भी अच्छा। नाइस, बट देर आए दुरुस्त आए। हाँ, नहीं वो ऐसा होता है ना। देखिए आपको कोई बताने वाला अच्छा ना मिले तो आप जो कर रहे हैं आप उसको समझते हैं आप सही कर रहे हैं। जब मैंने अपने फादर इन लॉ की वो देखी डायमेंशंस, हाँ। तो उनका बड़ा स्लिम पेट था। तो मेरे समझ में आया कि यहाँ कुछ गलती है दामाद साहब में, समझ जाओ। हाँ। नहीं, वो सब खाने से होता है। तो बाद में पता लगा ना, जब हमने अपने फादर इन लॉ की डायमेंशंस नोट करी तो फिर हमने एक्सरसाइज शुरू करी। और हम जब जिम गए तो हमने उससे बड़ी प्रेरणा मिली। बहुत बड़े बड़े लोगों को जिम में देखा हमने, तो हमने कहा शायद अच्छा काम है। फिर हमने स्विमिंग भी करी। ओके। तो बस फिर तो एक मोह हो गया, एक वो हो गया, नशा हो गया वर्जिश करने का। खाना शुरू से ही ज़्यादा गड़बड़ नहीं खाया। हॉस्टल में रहे तो गिना चुना मिलता था। हाँ, वहाँ भी शरारत कर रखी थी हमने। हमने वहाँ एक्स्ट्रा बढ़वा रखा था, रोटी जो नान मिलता था। हाँ। एक बढ़वा लिया था। जबकि बिल्कुल हॉस्टल का खाना ऐसा होता ही नहीं कि कोई ज्यादा खा पाए। नहीं, हम शायद पढ़ते पढ़ते ज़्यादा तो भूख ज़्यादा लगती होगी। या अच्छा खाना टेस्टी मिलता होगा आपके हॉस्टल में। ये जो भी था, हाँ। भूख के लिए होता है खाना हॉस्टल में। टेस्ट तो जब हमें पता ही नहीं था उस उम्र तक, टेस्ट वेस्ट। तो ज़रा वो जो पढ़ाकू लड़के होते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों में रुचि नहीं होती। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ते हुए सर, क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, हम मोटापे की बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा इससे अलग हटते हुए कैंसर के ऊपर आऊँ, जो बहुत ज़्यादा इस समय हम देख रहे हैं कि उसका नंबर बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक परिवार में कैंसर होने का मतलब होता है पूरा परिवार पूरी तरह तबाह हो जाना। क्या कैंसर का भी रिवर्सल होता है? और वो क्या खाने और लाइफस्टाइल के थ्रू होता है क्या? यस, कुछ कैंसर्स में हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ओबेसिटी से रिलेटेड होते हैं। इसमें ख़ास तौर से जो प्रूवन है वो कोलन कैंसर है। और कैंसर जेनेटिक भी होता है। आपने वो एंजेलिना जोली का फेमस जीन की बात सुनी होगी। एंजेलिना जोली के में वो ब्रेस्ट कैंसर का जीन पाया गया था, तो शी गॉट बोथ ब्रेस्ट रिमूव्ड, जो कि सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। इसी तरह से ल्यूकीमियाज, बहुत से ब्लड कैंसर जेनेटिक होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर किसी हद तक हम कह सकते हैं फैमिलीज़ में रन करता है।
और कुछ कैंसर्स को हम इनवाइट करते हैं, जैसे पान खा लिया, यहाँ तंबाकू रख लिया, ओरल कैंसर, जैसे वो तंबाकू के पैकेट पे फोटो बनी होती है। अनुवांशिकता कैंसर में होती है। अच्छा कोच, आपने और भी तो पूछा ना कैंसर क्यों होता है, प्रिवेंटेबल है, तो उसका अभी ऑपरेट हो रहा होगा वो लड़का, हमारे एक सरकारी माली हैं, मतलब मालियों के इंचार्ज जो हमारे बंगलों की रख रखाव करते हैं, उनका बेटा। वो कहते हैं साहब ये बड़ा वाला काला वाला कोल्ड ड्रिंक पी जाता है 2 बॉटल, उसके गॉल स्टोन्स हो गए थे। और अभी 3 महीने के बाद, अभी 2-3 दिन पहले पता लगा कि उसको गॉल ब्लैडर का हो गया कैंसर। अभी ऑपरेट हो रहा होगा वो। ही मस्ट बी गेटिंग ऑपरेटेड जस्ट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग। तो जेनेटिक्स का बड़ा रोल है, और हमने अपने जीन्स को खुद बिगाड़ लेते हैं ना, गलत खाने से, गलत हेल्थ से, उल्टा सीधा खाने से। देखिए जीन्स बड़े डेलिकेट होते हैं हमारे, और जीन्स छोटे भी होते हैं, टेलोमियर्स कहते हैं उनके जीन्स के एंड को, जो हम जीन का वो देखते हैं ना, वो वेवी 2 वेव्स, हाँ। क्रोमोसोम, उसके एंड्स पे डीएनए के जो एंड्स होते हैं, जूते के तस्मे के ऊपर जो लगा रहता है ना, आईलेट में जो जाता है, जूते के फीते के ऊपर जो गोल हिस्सा होता है जिससे हम उसको डालते हैं, हाँ। उस तरह के एंडिंग्स होती हैं क्रोमोसोम की, जिसको हम टीलोमेयर कहते हैं। और वो टीलोमेयर शॉर्टनिंग होती है जब हम गलत काम करते हैं, गलत खाते हैं, गलत समय पे सोते उठते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, तो उससे ऑक्सीडेशन जो बॉडी के सेल्स का है वो बढ़ने से टीलोमेयर शॉर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब एज भी शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अच्छा खाने से, सादा खाने से, समय पे सोने उठने से, मिर्च मसाला कम खाने से, और योग से, ध्यान से, प्रार्थना से, धार्मिक रहने से, और सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज से हम इन चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। और जो मिनिस्ट्री भी तो यही कह रही है, ये जो मेजर 5 चीज़ों की हमने बात करी है, दे आर प्रिवेंटेबल। अरे भाई, डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल, हाइपरटेंशन प्रिवेंटेबल, ओबेसिटी प्रिवेंटेबल, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल, स्मोकिंग छोड़ दो, तो आपने 50% प्रिवेंटेबिलिटी की वो बातचीत अचीव कर ली। स्मोकिंग खाली छोड़ने से आपका कार्डियक रिस्क बहुत कम हो जाता है। अल्कोहल आप और छोड़ दें तो और कम हो जाता है। समय पे सोना शुरू कर दें तो और 5% फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा खाना खाना शुरू कर दें और 5%, तो आप तो रिस्क मिनिमाइज़ करते जाएंगे ना, जैसे जैसे अनुशासन आपकी ज़िंदगी में आएगा। अब ये करने को कोई तैयार नहीं होता, जानते सब है मानता कोई नहीं। इसमें भी तुरप है, जानते सब है मानता कोई नहीं। अभी आप 5 लोगों को जाके बाहर पकड़िए, उनसे कहिए कि आप हमें शुगर के बारे में कुछ बताइए, ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताइए, सब बताएंगे और अपने किस्से भी सुनाएंगे। लेकिन उसे कहो तुम कितना व्यायाम करते हो भाई, वो भाग जाएगा। तो ये ट्रेजेडी है। मुझे बहुत पहले बताया गया कि बचपन से ही, जब यूएसएसआर था, उस ज़माने की बात है ये, मुझे एक वहीं के डॉक्टर ने बताया कि हम जब बच्चा 2 साल का होता है तब से उसकी हड्डी तोड़नी मोड़नी शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज पर डाल देते हैं उसको, तभी तो वहाँ बैलेरिनास पैदा होती हैं। हाँ। हमारे यहाँ एक टांग उठा ले तो डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। हाँ। पहुँचा गई। तो ये बचपन से इनकलकेट करनी पड़ेगी। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं बचपन से हमको अपने जीवन में धारण करनी पड़ेंगी, इनकलकेट करनी पड़ेंगी। और इस वक्त बहुत ख़राब समय है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहना वहना नहीं मानते, तो भैया 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक ही उनको अच्छे से उसमें ढाल दो नियम में, बड़े होकर आपके भी काम आएंगे, अपने भी काम आएंगे। और अगर वो उम्र निकल गई 15 16 17 साल की, तो फिर नहीं मानेंगे बच्चे। तो जो टेंडर एज है उसमें टीचर्स का भी रोल है। जो छोटे स्कूल के क्लासेस हैं, जैसे आपने भी बताया, स्कूल में बताया जाता है, गुड टच बैड टच की हमने बात की, तो वो बताया जा रहा है स्कूल में, तो अच्छी बात है भाई।
हमारे बच्चे अच्छे किरदार, अच्छे कैरेक्टर बनेंगे। इसी तरह से बच्चों को एक्सरसाइज भी कराओ, इसी तरह से बच्चों को सोना उठना भी बताओ। शेयरिंग केयरिंग तो बताई जाती है, मुझे पता है, मेरी ग्रैंड डॉटर को बताई गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अनायास ही इनवॉलेंटरली हो जाती थी, जैसे भाग दौड़, खेल, स्पोर्ट्स डे, व्यायाम, असेंबली एवरीडे, तो ये सब चीज़ें दोबारा से होनी चाहिए। मैं वेलम्स स्कूल का फ़ोटो एक दिन अपनी सेक्रेटरी से कहा, ज़रा इसको प्रिंट आउट निकालो। तो कि नहीं, क्या निकलवा रहे हैं? मैं कहा देखो, इसमें स्कूल की बिल्डिंग है 1/9 और लॉन है 9/10। 1/10 स्कूल की बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्टेड एरिया, और 9/10 है इसका लॉन। Even at that time, it was important to do drill, PT, exercise, running, sports day, and so on. That's why the lawn is there. अब एसी स्कूल है। राइट हमने क्योंकि सर स्कूलों की बात की है, मैं बताऊं ये खबर अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल है कि बंगाल में मिड डे मील से अंडे को हटा दिया गया है। अब इसके बाद राष्ट्रव्यापी ये चर्चा का विषय बना, क्योंकि जो एग को सपोर्ट करने वाले हैं उनका ये कहना है कि एग आपको जो प्रोटीन दे देता है वो दूसरा वेजिटेरियन फूड कंपैरेटिवली नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ जो वेजिटेरियन है उन्होंने अपने खाने की लिस्ट बताना शुरू किया कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे आज तक तो कभी कमी महसूस हुई नहीं और मैं बिल्कुल शान से जी रहा हूँ। अब इस डिबेट से अलग मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो कैसे अपनी प्रोटीन की कमी को दूर कर सकता है, और क्या ये वाकई फैक्ट है कि एग आपको जो प्रोटीन देता है, जो मैंने कहा राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है कि एग से मिलने वाला प्रोटीन आपको वेजिटेरियन फूड से नहीं मिल पाता, ये कितना सही है? मैं इसका जवाब आपको 2 भागों में दूंगा। मुझे एक पता है, एग प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का उपक्रम। अब दूसरा जवाब इसका ये है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन दूध से मिलता है और दूध से बनी हुई चीज़ों से मिलता है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। हाँ। वहाँ ये पॉइंट भी आएगा। और नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ में अंडे से और मीट से मिलता है, चिकन और फिश से मिलता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनकी 100% कमी पूरी हो जाती है फर्स्ट क्लास प्रोटीन अगर पनीर खाएं, दूध खाएं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाएं। यहाँ बिल्कुल बैलेंस है और अच्छा है, साफ़ सुथरा है। यहाँ तक तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, इसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। ये तो आपका पर्सनल चॉइस है, आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं नहीं, इसमें धर्म बीच में आता ही नहीं है। राइट तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट है धर्म के नाम पे अगर कोई सवाल करता है तो, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाना दोनों लोग खा दें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेजिटेरियन भी दोनों तरफ और वेजिटेरियन भी खा दें। तो ये हमारे कभी कभी गलती कर जाते हैं। अब अंडे को लेके आपने जो बात की, मैं और आपने खुद ही कह दिया, मुझसे रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो अंडे की जगह पनीर, दालें, बस ये है दाल में मतलब फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं है, थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोटीन है, बट प्रोटीन तो है। सोया है, वे है जो दूध का बनता है, वे WHEY, वे, सोया प्रोटीन, सोयाबीन, तो ये सब चीज़ें हैं। प्रोटीन पाउडर, हाँ पाउडर, अरे पाउडर बेचने वाले किडनी ख़राब कर रहे हैं। आपने मुस्कुरा के पूछ लिया, ये मना कर रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं। और इसलिए नहीं मना कर रहे कि हमें उनसे कोई दुश्मनी है। अनसुपरवाइज यूज़ ऑफ प्रोटीन, जिससे अगर आप ज़्यादा खा लो ब्लड प्रेशर हो जाए। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, तब समझ में आएगा। एक लड़की मेरे पास आई, 19 साल की, 20 साल की, ये करीब 6 महीने पहले की बात है, और उसकी माँ लेके आई और उसको हाइपरटेंशन निकला। मुझे एक बीमारी है कि मैं हर मरीज़ का ब्लड प्रेशर देखता हूँ और हर महीने 4-5 लोगों का, जिनको पता नहीं होता, BP डायग्नोस करता हूँ। अब देखा तो उसका 190/110, दुबली पतली लड़की। भाई इसलिए फिर तो मालूम हुआ कि लड़के वाले देखने आए थे, तो लड़की चूँकि बहुत ज़्यादा दुबली थी, ये कह के चले गए तुम्हारी लड़की तो सूखी सी है, तो इसको थोड़ा मोटा करो। इसने जाके जिम ज्वाइन करा, वहाँ से ये डिब्बा ले आई, 3 महीने का डिब्बा 1 महीने में खा लिया कि जल्दी हो जाऊँगी मोटी। एंड अल्टीमेटली शी लैंडेड अप हाइपरटेंसिव एंड किडनी वॉज अफेक्टेड। ये मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, सच्चा इसीलिए है कि वैसे कहूँगा तो बात समझ में नहीं आएगी।
मुझे जिम में पाउडर बेचने वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, बेटा ये तो बताओ कितना खाना है भाई। मैं होती तो अगले दिन से गुलाब जामुन, जलेबी और घी खाती। हाँ, मोटे होने हाँ, के लिए हाँ, प्रोटीन पाउडर की क्या नहीं, जरूरत मैं है? होता तो उनको निकालता घर से। क्या स्लिम लड़की तुम्हें मेरी नहीं अच्छी लग रही? हाँ। भैंस से करनी है शादी, भैंस से। हाँ, मेरी एक टेलर की लड़कियों के साथ यही हुआ। अच्छा, उसकी तीनों लड़कियां अल्ट्रा स्लिम थी, तो वो उसकी बीवी आगे रोने लगी, वो रिजेक्ट कर गए। तो एक लड़की की शादी हांगकांग में हुई, 2 की इंडिया में हुई, और तीनों खुश हैं। मैं कहा जो माँ बाप अपने लड़के के लिए मोटी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको थोड़ा बीमार लड़की चाहिए। नहीं, थोड़ा यहाँ से कम है कुछ। लोग तो मतलब स्लिम होने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हाँ, जीरो साइज फिगर का तो पता नहीं आज से नहीं कितने दशकों पहले से चला और है। तुम मोटी लड़की ढूंढ रहे हो। तो मैंने उससे कहा ऐसे लोगों को तुम प्रमोट मत करो, तुम्हारी लड़कियां नॉर्मल हैं, इसलिए कहा। एंड दे आर वेरी हैप्पी। वाह। और मदर भी उनकी स्लिम थी। हाँ, ये सच्चा किस्सा है। ऐसे लोग भी हैं आज के टाइम में जिन्हें मोटी लड़कियां चाहिए। भाई अपने घर लेके जाओ, वहां खिलाओ पिलाओ, प्रेम से रखो। नहीं, मोटा होना भी बुरा नहीं है अगर आप एक्टिव हों। मैं ऐसा नहीं है, दुनिया में सब स्लिम नहीं है। मोटा होना भी अच्छा है अगर एक्टिव हो। एक्टिव हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं। अच्छा, सुमो पहलवान नहीं होते क्या? अपने आप मुझसे कुछ ऐसी लेकिन चीजें। चर्बी तो किसी भी स्थिति में वो खराब नहीं होती। मैं तो ऐसे ही समझती नहीं, हूँ। आप ठीक समझ रही हैं। चर्बी जो होती है, फैट जो होती है बॉडी का, वो फैट 2 तरह का होता है, एक पेरिफेरल एक विसरल, और दोनों खराब होता है। तो मसल्स अच्छा होना चाहिए। हाँ, मसल अच्छी होनी चाहिए। और वो प्रोटीन हम कम खाते हैं, इसलिए वो हम गेन कर नहीं पाते। प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत है कम ही होता नहीं। है। हाँ। इंडियन डाइट इज वेरी लो इन प्रोटीन। कार्ब्स होते हैं हमारी डाइट में। कार्ब्स मतलब कार्ब प्रधान भोजन है हमारा। जैसे कृषि प्रधान देश है, तो हमारा भोजन की जो थाली है हाँ। वो कार्ब प्रधान है। ये जब कार्ब का जिक्र हुआ है, ये तो मुझे बताइए ना, ब्राउन राइस और वाइट राइस में क्या खाना है? क्योंकि मार्केट तो बोल रहा है वाइट राइस खराब है, ब्राउन राइस खाओ। ब्राउन राइस तो वही मैंने आटे की छन्नी की बात करी ना, वो छिलके वाला राइस है। अजय आपको टेस्ट अगर आ रहा है, अजय बहुत से तो फैंसी खानों में ब्राउन राइस ही मिलता है। वो जो बहुत कॉस्टली रेस्टोरेंट्स में कुछ प्रिपरेशन होती हैं, कुछ थाई प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें ब्राउन राइस आता है। वो ब्राउन राइस और ब्राउन शुगर देते हैं। हाँ। ज्यादा पैसे वाले हाँ, रेस्टोरेंट। नहीं तो कहने मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को छिलका उतार के खाएंगे, बी इट राइस, बी इट तोरी, बी इट लेमन। लेमन का भी छिलका बहुत फायदेमंद होता है, उससे कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं। कॉस्मेटिक बनते हैं, वो तो और पता है। संतरे के छिलके से भी उपकरण बनता है। हाँ। तो छिलका उसका इम्पोर्टेंट होता है। जो कुदरत ने छिलका बनाया है ना, वो उसकी भी कुछ वो है, सेंस है, कुछ उसमें भी कुछ सार है। तो चावल में तो खास तौर से हमारे एक प्रोफेसर कानपुर के हैं, वो कहते हैं यार छान छून के वो तो काम की चीज़ तो गैया को डाल देते हैं हम, और जो उसका बेकार चीज़ है वो उसका पराठा बना के हम खा लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इतनी बारीकी में हम नहीं बात कर सकते। हाँ। ये पर्सनल चॉइस भी होती है। हाँ ठीक है, आप फाइबर खाइए इन एनी फॉर्म। देखिए बाहर के मुल्कों में चोकर जा रहा है, वहाँ से बिस्किट बन के आ रहे हैं, ये सब गोल जा रहा है, वो पैकेटों में भर भर के आ रहा है। तो ये तो हमारा ज्ञान था ना, चरक और सुश्रुत के देश का ज्ञान वहाँ से वापस आ रहा है। योग भी एक ज़माने में वापस आया है। मैं जब बहुत छोटा था तो जापान से एक इंस्ट्रक्टर आए थे, वो योग पे उन्होंने एक बहुत पहली लाइन जो बोली वो मुझे अभी भी याद है कि ये तुम्हारे देश का की परंपरा है जो मैं जापान से तुम्हें लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। एंड ही क्राइड विद दिस एंड ही सेड मैं तुम्हें तुम्हारी परंपरा याद दिला रहा हूँ। बट ये थैंक आपकी- गॉड अब हम इंटरनेशनल हाँ, योगा अब डे तो मना रहे वो हैं तो और- योग गुरु विश्व गुरु वो सब बन जाएंगे। लेकिन योग जो है वो एक ऐसी पद्धति है, इसी तरह बगैर छन आटा खाना भी पद्धति है, इसी तरह शहद खाना भी अच्छा है, इसी तरह जो हमारे ट्रेडिशंस हैं ना वो सब बहुत अच्छे हैं। सुबह को सवेरे उठना अच्छा है। सब जितनी चीज़ें हमने बात की हैं उसका सबका संबंध हमारी प्राचीन
विद्या से है या प्राचीन कस्टम्स से है। ठीक है, मतलब हमें वापस उसी प्राचीन परंपरा की तरफ लौटना है। अब एक और सवाल मुझे लगता है जो हर आम भारतीय सोचता होगा, क्योंकि हमें कहा जाता है पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो। क्या ये ज़्यादा पानी, क्योंकि हम ये सुनते हैं कि आपको दिन में 5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्या ये हर इंडिविजुअल के लिए सेम क्वांटिटी होता है? क्या ये 5 लीटर अ डे वाला रूल हर कोई फॉलो क्या कर सकता है? और ज़्यादा पानी पीने से नुकसान भी होता है क्या? पानी का तो रहीम जी का भी दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। भैया पानी कौन सा पी रहे हैं हम, किस पानी की बात कर रहे हैं? आरओ वाटर। ये पानी आरओ वाटर भी वैसी नाशक है जैसा सॉल्ट फ्री नमक। उसमें से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स तो निकल गए, बोतलों में उसको बंद कर दिया। एक तो ये प्लास्टिक भी आ गया। अभी एक हम एपिसोड करेंगे प्लास्टिक पे। प्लास्टिक टॉक्सिसिटी इज वर्स ऑफ ऑल टॉक्सिसिटी। और माइक्रो प्लास्टिक जो हम खा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन ये भी वही माइक्रो प्लास्टिक इसमें आ गया ना, पानी की बोतल में, और जहाँ जहाँ प्लास्टिक है। हाँ। दूध की थैली में भी है। चिप्स अच्छा, में भी पानी जो है ना, हाँ। पानी की ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है कि इतना पीना ही पीना है। सीरियसली हम 1.5 लीटर पानी करीब पेशाब बनाते हैं रोज़, और इतना ही करीब 1 से 1.5 लीटर पसीने में निकालते हैं। तो 3 लीटर से तो कम है ही नहीं रिक्वायरमेंट। अब हार्ट पेशेंट को हम लोग कहते हैं 1 लीटर पियो, उसको थोड़ा परेशान करते हैं हम लोग। तो पानी 2 से 2.5 लीटर तो पीना बहुत जायज़ है, बट साफ़ हो। फिर मैं वहीं पुरानी चीज़ पे आ जाऊँगा। आज का सारा हमारा ऐसा टाइम जो है पुरानी चीज़ों में निकल रहा है और हंसी मजाक में निकल। मटके का पानी, उबला हुआ पानी, 3 घड़ों का प्रयोग, छना हुआ पानी, गर्म करके उबाला हुआ पानी, उबाल के ठंडा रखा हुआ फ्रिज का पानी, बॉयल कर लो ना। आरओ का पानी ना पिए, बॉयल कर लें पानी। आरओ कंपनी वाले मुझे मरवा देंगे। हम कह ही नहीं रहे कुछ किसी को। आप आरओ अच्छा लगाएंगे तो उसमें मिनरल्स पूरे नहीं छानता वो। अब क्वालिटी पे आती है ना बात, हर चीज़ में बारीकी है। मैं ये कह रहा हूँ पानी अगर आपका साफ़ नहीं है उसको बॉयल करके पी लीजिए, उससे मिनरल्स नहीं ख़त्म होंगे पानी के। ओके। बस बॉइल्ड वाटर, हमें 3 घड़ों का प्रयोग बताया जाता था ना, छानना पानी को और बॉयल करना। ये अभी भी वैलिड है। अरे आपके बोतलों के तो पैसे बच जाएंगे, पानी बॉईल कर लीजिए। और अच्छी जो सरकारी सप्लाई होती है उसमें कोई कीचड़ थोड़ी आता है, वो तो एक्सीडेंटली कभी आ गया हल्ला हो जाता है। पानी सरकारी साफ आता है। फ्लोइंग वाटर इज़ बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। जब भैया सरकारी टंकी से पानी पूरा आ रहा है पूरे मोहल्ले में, तो फ्लोइंग वाटर हो गया ना, बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग हो गया। और ये जो बोरिंग वाला पानी हम पीते हैं वो डिपेंड करता है किस ज़मीन का कैसा पानी है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है। वो तो खैर उबालने से 90% इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। मतलब आप अभी भी इस फेवर में हैं कि पानी को उबाल के छान लो और फिर भर के रख लो। प्लास्टिक की बोतल में नहीं ना, कांच की बोतल। अब तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कांच की बोतलें आ गई वापस। हाँ, आ गई कांच वाली बोतल आ गई। हमें तुम्हें याद है छोटे बच्चों की एक फीडर हुआ करती थी, दोनों तरफ से छेद होता था। हाँ। अभी ऑनलाइन मैंने एक दिन निकाली, वो कांच की होती हो थी, गई है, प्लास्टिक की नहीं होती थी। हाँ, अब तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब जो करते हैं वो कांच की बोतल ही प्रिस्क्राइब करते हैं। वेरी ट्रू। मैं बताऊं सर आपको, स्कूल्स में भी अब प्लास्टिक टिफ़िन मना करते हैं कि प्लास्टिक टिफ़िन आप मत लेके आइए। स्टील का टिफ़िन जो हम पहले लेके जाते थे स्कूल में, बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक इज इनफाइनाइट। एक बार चली गई ना शरीर में वो निकलेगी नहीं, और इसका भी हल्ला होगा आगे आने वाले 10 सालों में। अभी और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, उनके हल्ले हो रहे हैं, इसका भी होगा। ये सबसे बड़ी दुश्मन है माइक्रो प्लास्टिक। क्योंकि मैंने ये प्लास्टिक के टिफ़िन का जिक्र किया तो इससे मुझे एक और सवाल मेरे मन में आया कि क्या हमारे किचन का कोई बर्तन भी ऐसा है जो हमारी सेहत ख़राब कर रहा है? क्या हम एल्यूमिनियम के कुकर बहुत इस्तेमाल होते हैं? प्लास्टिक की तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली। एक चीज़ सर आपने बहुत देखा होगा कि जो तवा है लोहे का बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जितने हमारे किचन के बर्तन हैं, मैं चाहती हूँ उस पर भी आप थोड़ा हमें बताएं। चॉपिंग बोर्ड से ही शुरू करिए ना, प्लास्टिक वाला जो आजकल बड़ा फैंसी माना जा रहा है उससे ही जा रहा। माइक्रो प्लास्टिक छुरी से कटता रहता है, उस पर लगी होती रहती है। चॉपिंग बोर्ड छोड़ दिया। बर्तन की बात करिए,
देखिए तवा तो एसेंशियली लोहे का ही होता है, और वो तवा उल्टा सीधा तवा दोनों होते हैं, दोनों तरह से बनता है। पहले जो मेजॉरिटी जो बर्तन होते थे वो तांबे के होते थे, कॉपर वेयर। अब ज़रा मॉडर्न लोग फिर कॉपर वेयर पॉटल्स आ रही हैं कॉपर की, तो पूजा की भी ज़्यादातर बर्तन कॉपर के होते हैं। तो कॉपर का पहले पनदान भी कॉपर का होता था, इवन उगाल दान जिसमें पीक दान जिसको कहते हैं वो भी कॉपर का होता था। और कॉपर हो गया महंगा, तो उसकी जगह एल्यूमिनियम लोहे ने ले ली। तो ऐसी चीज़ें जिन पे हम कलाई कर सकें वो तो ज़रा टीडियस हो जाएगा यहाँ बात करना। मतलब वो बर्तन जिससे हमको हानि ना हो, जिसमें एल्यूमिनियम तो है ही, स्टील अच्छी क्वालिटी का हो तो वो बहुत अच्छा है, मैं उसके ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ। नॉन स्टिक तो वो तो टेफलॉन है, वो तो उसका भी बाप है माइक्रो प्लास्टिक का, वो भी तो माइक्रो प्लास्टिक है। अरे अच्छा किया आपने बुलवा लिया। टेफलॉन इज द वर्स्ट पॉइजन वी आर इंजेस्टिंग इन आवर फूड विदाउट फेल एवरी डे। टेफलॉन एक्चुअली हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ एज एन एलिमेंट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था माइक्रो प्लास्टिक्स में। इट इज टेफलॉन। नॉन स्टिक कुकर, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कढ़ाई, ये किचन में अब घर कर चुकी है, क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि इसमें घी तेल कम इस्तेमाल होगा। मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, उसमें एक खरोंच भी ना आ जाए, उसकी तो आंख से भी ज़्यादा रखवाली करनी पड़ेगी, जैसे आंख में खरोंच ना आ जाए। खरोंच आई नहीं कि वो बर्तन हो गया, वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया वो बर्तन, दैट हैज़ बिकम पॉइजनस। एक भी अगर स्क्रैच आ गया तो, सो लॉन्ग नो स्क्रैच, मैं मुकदमा हार जाऊंगा। अगर एक भी स्क्रैच आ गया तो टेफलॉन वाले को जीतने नहीं दूंगा, फिर वो हार जाएगा। स्क्रैच तो आता ही है। और वो धोते हैं वो स्क्रॉच ब्राइट, अब तो उससे पहले दिन ही आ जाएगा, पहले दिन ही आ काम वाली उसको रगड़ के जाएगी, अच्छा चमका के मेम साहब देखिए मेरे साहब धो दिया, अंडा उसमें हो गया, स्क्रैच बाइट हो गया, वो हार्ट पे स्क्रैच बाइट हो गया, स्कॉच बाइट नहीं रहा, जहर जानना शुरू हो गया। तो सबसे अच्छे तांबे के बर्तन, और उसमें कलाई हो जाए तो क्या कहना, और बाकी तो अच्छा स्टील है। हाँ। राइट। एक और बीमारी मैंने देखा है हाल फिलहाल में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी महिला मित्रों से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ पीसीओडी बहुत कॉमन है, यंग एज गर्ल्स को हो रही है। एक चीज़ मैं इसमें और बताऊँ सर, ज़्यादातर पीसीओडी वाली गर्ल्स से जब मैंने बात की है तो दे आर लाइक इसका तो कोई बहुत जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होता, या पीसीओडी के चलते मैं मोटी हो रही हूँ, पीसीओडी के चलते आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सी अदर हेल्थ रिलेटेड इशू इस पीसीओडी से हो रहे हैं। पीसीओडी क्यों हो रहा है? ये भी इसके वही कारण है, इसका तो नाम भी अब बदल गया, अब तो पॉलीसिस्टिक ओवरी की जगह उसका मतलब पूरी बॉडी का ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया, इसका मल्टी सिस्टम कर दिया इसको भी। इसमें सारा सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है, जिसमें ओबेसिटी भी होती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, दो मेन चीज़ें इसकी होती हैं। तो पीसीओडी स्ट्रेस रिलेटेड है, इसमें प्रोलैक्टिन भी बड़ा मिलता है कई लड़कियों को। ये सब वो कहते हैं ना मॉडर्नाइजेशन की देन है ये चीज़ें, और हम शायद इसका कारण नहीं जानते। अपने अज्ञानता को भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों हो रहा है हमें नहीं पता है ना, नहीं तो रोक लेते। ये कहीं ना कहीं हमने अपनी जीवन शैली को गड़बड़ करा है, तो ये सब नई नई चीज़ें सुनने देखने में आ रही हैं, तो वहीं हम बात ख़त्म कर देते हैं अपनी, कि जहाँ से हम चले थे हमको कहीं ना कहीं वहीं जाना पड़ेगा लौट के। कहीं तो हमें वापसी की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है सर, हमने नमक की बात की, हमने चीनी की बात की, हमने तेल की बात की, और इन्हीं बातों में जब फल की बात निकली थी तो हमने जूस का भी आपने जिक्र किया था कि हम जूस पीते हैं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं सर, तो हमें ये मालूम है कि फल खाना बहुत हेल्दी होता है, जूस पीना बहुत हेल्दी होता है। तो ये जूस पीना कितना हेल्दी है? कोई बीमार भी पड़ता है तो उसको जूस दिया जाता है, छोटे बच्चों को भी हम कहते हैं कि बड़ा हेल्दी है जूस दो। कौन कौन से फल हेल्दी हैं? सब फल हेल्दी हैं, जूस क्यों पी रहे हैं हम? दांत नहीं है क्या? फल को मुंह में चबाओ, जूस निकालो और पी जाओ, फाइबर भी खाओ। ये जूस इज़ फल माइनस फाइबर। हाँ, बूढ़ा आदमी है 90 साल का, बत्ती सी गिर गई, दांत टूट गए, उसको तो जूस पिला सकते हैं। ये हमारे यंग बच्चे क्यों जूस पी रहे हैं? कॉन्टेमिनेशन हो सकता है।
अब मुझे ये अभी आई ये बात मेरे दिमाग में, ये जूस के जो पैकेट है ना पट्टे के, उसके अंदर दिखता नहीं है, कभी कभी वो कोई वीडियो बना के बेचता है इसमें फंगस था। हाँ। तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये चीज़ें, शीशी होनी चाहिए। और जूस तो उनके लिए है ना जो फल नहीं चबा सकते। नारियल पानी तक तो ठीक है, आप नारियल तो फोड़ नहीं सकते दांत से। हाँ। आपने उसका पानी पी लिया, वो जूस नहीं है एक्चुअली। लेकिन जूस तो ज़रा टची एक चीज़ है मेरे लिए, कॉन्टेमिनेशन को आमंत्रित करता है, और जिनके दांत होते हैं हम उनको डिस्करेज करते हैं जूस पीने के लिए। कहते हैं उनसे होल फ्रूट खाओ, कुदरत ने जैसा बनाया है। डन। मैं अब सर आपके साथ रैपिड फायर करने वाली हूँ हमारे पॉडकास्ट में लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए। कुछ सवाल मैं आपसे पहले पूछती हूँ जिसमें आपको वो मिथ है या सच है ये बताना है, उसके बाद हम हाँ ना वाले सवाल करेंगे। तो पहला सवाल, मिथ या सच, चीनी पूरी तरह से अगर मैं छोड़ दूँ तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा? मिथ है। ओके। घी खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? एक्सरसाइज करिए, मिथ है ये भी। अच्छा। ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड से अच्छी होती है? ब्राउन शक आजकल रंग डाल के कर रहे हैं, अगर एक्चुअल में मोटे आटे की है ब्राउन ब्रेड है तो बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज ज़्यादातर रंग डाल के कर रहे हो, फिर रंग तो और ख़राब है फिर तो शरीर के लिए, इससे तो फिर मैदा ही खा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ओह गॉड। रोज़ 8 गिलास पानी पीना हर इंसान के लिए ज़रूरी है? पीना चाहिए। ओके। देसी गुड़ चीनी की जगह सुरक्षित है? रिलेटिवली। हम फल खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, फल को भी जो मात्रा में खाएंगे तो क्यों बढ़ेगी डायबिटीज़, और डायबिटीज़ वाला फल खाएगा तो उसकी बढ़ेगी। ओके। जिसको नहीं है उसकी थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ। अब मिथ और ट्रू, डिटॉक्स जूस शरीर की सफाई कर देता है? आई कांट से। द बेस्ट डिटॉक्स इज एक्सरसाइज, स्लीप, क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग। डिटॉक्स जूस वूस मुझे नहीं पता क्या होता है। हाँ। ओके। मिथ और फैक्ट, विटामिन डी की कमी सिर्फ धूप से पूरी हो सकती है? आजकल देखा जा रहा है जो लोग धूप में भी बैठ रहे हैं उनको भी कम आ रहा है। दिस इज एन एपिडेमिक, सो विटामिन डी हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड फॉर ऑल। फॉर ऑल? हम पहले सुनते थे नॉन वेजिटेरियन को ज़रूरत नहीं होती, वेजिटेरियन को? अब अगर 90 लोगों का कम आता है अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो। ऑल राइट। तो वो जो विटामिन की गोलियां होती हैं वो कहते हैं 1 महीना खाओ फिर छोड़ दो फिर ये सब अपना आप बोनी सिम्टम्स देखिए, अगर आपको हड्डियों में दर्द है तो खाते रहिए। इसकी ओरल से लेने से टॉक्सिसिटी नहीं होती, इंजेक्टेबल लेने से होती है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। ओरल आप खा रहे हो तो ठीक रहेगा। मैं पैकेट वाला खाना घर लेके आ रही हूँ और उस पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो वो हमेशा हेल्दी होगा, मिथ और फैक्ट? मिथी है तो, अंदर पैकेट के क्या है वो तो। ऑल राइट। अब हाँ और ना वाले सवाल आ गए। चीनी जहर है? कुछ हद तक। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, मैंने सर से दोबारा पूछा है। घी क्या रोज खाना मतलब आप चाहिए? चीनी खिला के किसी को मार नहीं सकते संख्या की तरह, इसलिए नहीं है जहर, मगर जब आपको चीनी मार देगी इसलिए जहर है। ट्रू राइट। घी क्या रोज खाना चाहिए? हाँ, अच्छा देसी घर का घी हो तो रोज़ खाना चाहिए, और नहीं खाना है तो घी की बोतल को कम से कम दाल की प्लेट पे घुमा लेना चाहिए। ओके। टेस्ट भी आ जाएगा और उसकी सुगंध आ जाएगी। मुझे तो घी बड़ा पसंद है। खैर, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? यस। टाइप 1 टाइप 2 दोनों? टाइप 1 नहीं, टाइप 2 यस। ऑल राइट। क्या रात में फल खा सकते हैं, हाँ या ना? रात होती कब है अब हम लोगों की? ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल है। तो रात में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ फल जैसे तरबूज वगैरह हैं, या फ्रेश कटा हुआ अगर फल नहीं है तो उसके लिए तो मैं मना करूँगा, रात में नहीं खाने चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में फल कहा जाता है कि रात में नहीं खाने चाहिए, पुराने लोग कहते हैं। ओके। एग रोज खाना हेल्दी होता है? बिल्कुल। संडे हो या जो मंडे लोग- रोज खाओ अंडे? हाँ, वो तो सरकारी स्टेटमेंट है। नहीं, ऐसा मैंने सुना है लोगों को कि गर्मियों में रोज अंडा कैसे खा रहे हो, बड़ा गर्म होता है, खा सकते हैं? अब मुर्गियों में ही गर्मी नहीं है, अंडा कहाँ गर्म रह गया है। ऑल राइट। अब वो देसी मुर्गियाँ जो अच्छा खाना खाती थी वो नहीं है ना, तो अंडा ठीक है, रोज खा सकते हैं। गर्मी वर्मी नहीं करता। अब वाह। आप 20 अंडे खाने लगे तो करेगा गड़बड़। हाँ। अरे एक अंडे की बात कर रहे हैं हम तो।
एक अंडा तो खा सकते हैं। ये अच्छा हुआ मैंने काम का सवाल पूछ लिया। हम वैसे भी दिल्ली एनसीआर में बैठ के ये सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी भयानक गर्मी है सर इस समय बाहर, तो मतलब अंडा खा सकते हैं, उसमें डरने की आज जरूरत नहीं रूस है। में जो है -15 डिग्री पे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। ये क्या बात हुई, गर्मी है तो अंडा मत खाओ। हाँ, खा सकते हैं, ऑल राइट। क्या मल्टीविटामिन हर किसी को लेना चाहिए? शौक है तो लीजिए, मेरे हिसाब से डॉक्टर शुड नॉट रिकमेंड अनलेस डेफिशिएंट। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, हाँ या ना? मैं कहूँगा हाँ, ओके, करनी चाहिए। नाइस। क्या हर रोज 10,000 स्टेप चलने ही चाहिए? कौन नापेगा, चलते आप रहिए। घड़ी नाप रही है अरे सर, फोन घड़ी नाप बड़ी रहा भी है। सब गड़बड़ है, फैड है। नहीं, 10,000 की कैद नहीं है, 3,000 से ज़्यादा और 7,000 ऑप्टिमल है। 10,000 तो वो जो प्रोफेशनल लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, ये अब बहुत वो हो गया कॉमन। 10,000 स्टेप्स से डे नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली होता भी नहीं है अनलेस यू रन ऑन ए ट्रेडमिल। तो 3,000 से 7,000 स्टेप्स। गुड, आपने मोटिवेट कर दिया। 10,000 बोलने से क्या होता है ना, लोग जो चलने वाले होते चल हैं ही नहीं पाएंगे ना। राइट, 3,000 आपने कहा, ये तो मुझे लगता है और मैं हमें तो से हर कहूँगा कोई- अगर 100 कदम भी चल लो उस आदमी के मुकाबले में जो 100 कदम भी नहीं चल रहा है, तो यू आर ए मैराथन विनर। हाँ, वेरी ट्रू। अब 2 आखिरी सवाल। मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से होता है क्या? हाँ, ज़्यादा खाने से तो होता ही है, स्ट्रेस से और बढ़ जाता है। ओके, लास्ट, क्या बिना एक्सरसाइज के वजन कम किया जा सकता है? टेंशन मोल ले लीजिए कोई, मुझे पैसे उधार दे दीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा अगर मैं नहीं लौटाऊंगा। स्ट्रेस से होता है, बढ़ता भी है, घटता भी है। नहीं, खाना तो देखिए वो तो रॉ मटेरियल है ना वज़न बढ़ाने का। इसको हम ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, खाना ही जड़ है वज़न की। वो तो बैंक में आप पैसे डालते हैं तो बढ़ते हैं, निकालते हैं तो घटते हैं। कभी कभी बैंक में जितने डाले उतने ही निकाल लिए तो भी बढ़ते हैं। जो बैंक में पैसे पड़े उसका इंटरेस्ट लग जाता है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाएं, उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। तो एक मुहावरे के साथ ख़त्म करते हैं, कम खाना सुख से रहना। शानदार, बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है उन लोगों की हेल्थ की जो क्रैश लैंडिंग हो रही है, जो ठीक से अपनी डेली रूटीन बना नहीं पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगी, पर बना नहीं पा रहे हैं, आज का पॉडकास्ट बहुत उनके लिए मददगार रहने वाला है। सर से कोई भी सवाल आप अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में हमें लिख दीजिए। अगली बार मेरी मुलाकात अगर हो पाएगी, सर वैसे बहुत व्यस्त रहते हैं। आज ही मुझे पता चला कि संडे भी वर्किंग रहते हैं सर, 7 डेज अ वीक काम कर रहे हैं। फिर भी मेरी अगली बार जब मुलाकात होगी, आपके सवाल को मैं ज़रूर पूछूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, धन्यवाद आपका। वेलकम एंड थैंक यू ऑडियंस के लिए जो देखेंगे इसको, आपके लिए आपने मुझे बुलाया। और बेस्ट ऑफ लक टू शालिनी कपूर तिवारी एंड कंपनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।